दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो फिर नई ऊर्जा के साथ एक नया यूनिट जो कि अध्ययन मंत्रा की बुक है केवीएस पीआरटी पेडागोजी का सेकंड यूनिट। पहला यूनिट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कराया जाए, तो मैं फिर से लेके आया हूँ सेकंड यूनिट, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ऑलरेडी घटना चक्र की बुक जो पेडागोजिक सेक्शन है वो कंप्लीट होने वाला है, एक यूनिट और बचा है। तो चलिए सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं अध्ययन मंत्रा का, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की समझ। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस। अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और रचनावाद, उनके निहितार्थ के विशेष संदर्भ में। तो पहला टॉपिक है कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके से है। इसमें ध्यान, धारणा, भाषा, सोच, स्मृति और तर्क में सुधार शामिल है। तो पहला जो थियरी है वो है पियाजे का, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं पियाजे से। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास चरणों के एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख चरणों का वर्णन किया है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल होता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11+ वर्ष के लिए होता है। तो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था के दौरान 2 वर्ष तक के बच्चों अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इस अवस्था के दौरान वे चालन क्रिया विकसित करते हैं। वे वातावरण और चीज़ें इनसे कैसे संबंधित है के बारे में सीखते हैं। वे यह भी सीखते हैं कि प्रयास और त्रुटि के माध्यम से समस्याओं को कैसे हल किया जाए। संवेदीगामक अवस्था में सीखे गए प्राथमिक ज्ञानों में से एक वस्तु स्थिरता है। वस्तु स्थिरता वह संकल्पना है, यदि वस्तु समतल दृष्टि में मौजूद नहीं है तो वे भी उस स्थिति में लुप्त नहीं होते हैं। इस अवस्था को 6 अलग अलग उप अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जो नीचे दिया गया है। पहला है प्रतिक्रिया, 0 से 1 महीना। बच्चा चूसना और देखने जैसे जन्मजात क्रियाओं के माध्यम से शुद्ध रूप से वातावरण को समझता है। दूसरा है प्रारंभिक वृत्तीय अनुक्रिया, 1 से 4 महीना। 1 और 4 महीने के बीच एक बच्चा अपने स्वयं की क्रिया पर कार्य करता है, जो उन कार्यों के लिए उत्तेजना के रूप में कार्य करता है जिसके लिए वह समान क्रिया के साथ प्रतिक्रिया देता है, और सभी क्रियाएं हमारे चारों ओर होती हैं। तीसरा है गौण वृत्तीय अनुक्रिया, 4 से 8 महीना। बच्चा दुनिया भर अधिक केंद्रित हो जाता है और वातावरण में प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए एक क्रिया को जानबूझकर दोहराना शुरू कर देता है। उसके बाद है गौण इन अनुक्रियाओं का समन्वय, 8 से 12 महीना। जिज्ञासा की वस्तुओं पर विशिष्ट ध्यान विकसित करता है। अनुक्रियाएं अधिक समन्वय और जटिल हो जाती हैं। नेक्स्ट है तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया, 12 से 24 महीने। बच्चे के साथ इस उपावस्था के दौरान प्रयास और त्रुटि प्रयोग की अवधि शुरू हो जाती है। उसके बाद है प्रारंभिक प्रतिनिधानात्मक सोच। बच्चे अंतिम संवेदी पेशी उपावस्था में दुनिया में घटनाओं या वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों को विकसित करना शुरू कर देते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक अधिगम के माध्यम से सीखते हैं। प्रतीकात्मक अधिगम भाषा विकास और अनुकरणशील या कल्पनाशील खेल के माध्यम से प्रेरित होता है। एक बच्चा निर्जीव वस्तुओं को मानवीय विशेषताएं दे सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे में आत्म केंद्रित सोच होती है। इसका अर्थ है कि उनमें किसी इनाम द्वारा प्रेरित किए बिना उनके स्वयं के दृष्टिकोण के बाहर देखने की क्षमता की कमी होती है। बच्चा यह भी समझने में सक्षम नहीं होता है कि स्थितियों, कार्यों या मुद्दों को बदला जा सकता है या प्रतिवर्त किया जा सकता है। प्रिपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 4 वर्ष। इसमें वे नाटक करना शुरू कर देते हैं। अहम केंद्रवाद और जीववाद का नियंत्रित किया जाता है।
उसके बाद है इंट्यूटिव अंतर्ज्ञान 4 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा जिज्ञासु होने लगता है, काम की चीज़ों को जानने के लिए मौलिक तर्क का उपयोग करना चाहता है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। इस अवस्था में बच्चा तर्क और तर्क और मूर्त को तर्क कौशल विकसित करना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मात्रा निर्धारित करने और व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। उनकी आत्मकेंद्रित सोच कम हो जाती है, वे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संबंधपरक शब्दों को समझने और समय, आकार, स्थान और दूरी जैसे संबंधपरक शब्द इस अवस्था में अधिक आसानी से समझे जाते हैं और अवधारणा बनाते हैं। विकसित होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक सकर्मकता है, जो एक क्रम में विभिन्न चीज़ों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करती है। सीरिएशन हो जाता है, क्रमबद्धता आ जाती है। यह किसी भी विशेषता जैसे आकार, रंग या प्रकार के अनुसार वस्तुएं या स्थितियों को क्रमबद्ध करने की क्षमता को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए बच्चा मिश्रित सब्जियों को अपनी थाली को देख सकेगा और अंकुरित चीज़ों को छोड़कर सब कुछ खा सकेगा। उसके बाद कंजर्वेशन है, संरक्षण। पियाजे के विकासात्मक उपलब्धियों में से एक है जिसमें बच्चा यह समझता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा, समग्र आयतन या द्रव्यमान नहीं बदलता है। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11+ एज के लिए। पियाजे के विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करते हैं। वे निष्कर्ष निकालने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों, विचारों और अवधारणाओं पर विचार करने में सक्षम होते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। वे समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त सोच का प्रयोग करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का कौशल पूर्ण वर्धित हो जाता है। यह निष्कर्ष निकालने और समस्याओं को हल करने के लिए विचार निम्नलिखित रूपों को आसान बनाता है। इसमें निगमनात्मक तर्क होता है, परिकल्पित स्थिति होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है। पियाजे के पेंडुलम की समस्या ने किशोरों में काल्पनिक निगमनात्मक तर्क का चित्रित किया। जानकारी के संगठन के माध्यम से समस्या समाधान, सूचना, विचार और राय से निष्कर्ष निकालना, सूचित राय बनाने की क्षमता। द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। पहला है सेंसरी मोटर, 0 से 2 होता है। इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंधों का उपयोग करके दुनिया के बोध का निर्माण करते हैं। वस्तु स्थायित्व के विकास इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना का विकास होता है। वे चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में सक्षम होते हैं। घर घर खेलना, चाय पार्टी करना, सोचने में अहंकारिता होती है और दूसरे दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अपने स्वयं के विचारों और दूसरे के विचारों के बीच अंतर करने की क्षमता हो जाती है। वस्तुओं को उनकी संख्या, द्रव्यमान आदि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक, 11 वर्ष से अधिक। अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन आ जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जहाँ मानसिक क्षमताओं के को अधिकतम स्तर तक विकसित किया जा सकता है। अमूर्त रूप से सोचने, बहुसंज्ञान और समस्या का समाधान करने की क्षमता। पियाजे ने जिन कारकों को संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक माना वे हैं निम्नलिखित। स्कीमा, पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार की बुनियादी निर्माण खंड ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक रूप कहा है। एक स्कीमा को विश्व के जुड़े हुए मानसिक अभ्यावेदन के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम स्थितियों को समझने और प्रतिक्रिया करने के लिए करते हैं। दूसरा है अनुकूलन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। जैसे मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, वैसे ही उनका चिंतन भी उन परिवर्तनों के अनुकूल होता है जो वे अनुभव करते हैं। अनुकूल में 2 बुनियादी प्रक्रियाएं हैं, समावेश और समायोजन। आत्मसातकरण यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मौजूदा योजनाओं या संरचनाओं के क्षेत्र में नई वस्तुओं और घटनाओं को समझा या शामिल किया जाता है। एकोमोडेशन, समायोजन, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी नई वस्तु या घटना को सीधे पकड़ने या आत्मसात करने के प्रतिरोध को पूरा करने के लिए मौजूदा योजना और संरचना को संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट है संतुलन, आत्मसात और सामंजस्य की प्रक्रियाओं द्वारा आने वाली संज्ञानात्मक स्थिरता या संतुलन प्राप्त संतुलन है। उसके बाद है जैविक परिपक्वता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के वर्गीकरण का आधार परिपक्वता है। यह संज्ञानात्मक विकास के लिए जैविक आधार के रूप में कार्य करता है।
जैक्सन का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास के अगले चरण में जाने के लिए अनुभव के साथ अंतःक्रिया करने वाले कुछ हद तक परिपक्वता आवश्यक है। भौतिक अनुभव यह स्वीकार किया जाता है कि वस्तुओं के संबंध के बिना ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। पर्यावरण के भीतर एक व्यक्ति पर्यावरण में वस्तुओं को निष्क्रिय रूप से नकल करके नहीं बल्कि उन पर कार्य करके ज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा वस्तुओं के अवधारणात्मक गुणों से सीखता है तो उनके वजन, ध्वनि के रंग को ध्यान में रखते हुए भौतिक अनुभव या प्रत्यक्ष जानकारी है। हम नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उनका मानना था कि बच्चों का समाज और संस्कृति बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास। वाइगोत्स्की सिद्धांत में उन्होंने कहा कि बच्चे जो कौशल पहले सीखते हैं वे दूसरे के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित होते हैं और वे फिर उस जानकारी को प्राप्त करते हैं और इनका उपयोग अपने भीतर करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं: सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण: सहकर्मी, समूह, परिवार के सदस्य। दूसरा है कल्चर, संस्कृति। बच्चे अंतःक्रिया द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। तीसरा है लैंग्वेज, संस्कृति। बच्चे अंतःक्रिया द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। वाइगोत्स्की ने भी सीखने के दौरान छात्रों के 3 बुनियादी ज़रूरतों का प्रस्ताव रखा, जिसमें से है पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यह एक व्यक्ति के वास्तविक विकास के स्तर के बीच की खाई है जो स्वतंत्र समस्या को हल करने के द्वारा निर्धारित की जाती है, और संभावित विकास के स्तर को वयस्क के मार्गदर्शन से या अधिक सक्षम साथियों के साथ साथ समस्या समाधान के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इसमें ढांचा निर्माण भी शामिल है। पाड़। वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया शब्द पाड़ है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शिक्षकों, परिवार, दोस्तों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जाए। मोर नॉलेजेबल अदर्स। वाइगोत्स्की ने दूसरों से अधिक जानकर अन्य को किसी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसके पास सीखने वालों की तुलना में खासकर किसी विशिष्ट कार्य, अवधारणा या प्रक्रिया के संबंध में बेहतर समझ या उच्च क्षमता स्तर है। ये हमको शिक्षक, माता पिता, अनुशिक्षक, यहाँ तक कि साथी भी हो सकते हैं। 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेजेस। भाषा के 3 चरण। अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव रखा जो एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान आगे बढ़ता है। ये चरण निम्नलिखित हैं। पहला है एक्सटर्नल स्पीच, बाह्य सामाजिक वाक। दूसरा है प्राइवेट स्पीच, निजी वाक। तीसरा है इनर स्पीच, सोशल स्पीच। वह खुद को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चे के बाहरी संचार को संदर्भित करता है। निजी वाक, यह आंतरिक संचार को संदर्भित करता है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं। ये साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। आंतरिक वाक, यह तब उत्पन्न हुआ जब निजी वाक भूमिगत हो गया और मौन आंतरिक वाक में बदल गया। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की भूमिका। यह सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क एक प्राथमिक कारण है और यह शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे कुशल और जानकर लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। भाषा पर वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण। लेव वाइगोत्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि वाणी का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख गतिविधि है। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। पियाजे के अनुसार एक विचार पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट थियरी है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम सेमूर ब्रूनर ने एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के साथ साथ इतिहास और शिक्षा के सामान्य दर्शन में योगदान दिया है। उन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरणों की पहचान की है जिसमें शामिल है पहला सक्रिय अवस्था, यह क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। दूसरा है करके सीखना, मुख्य सिद्धांत है। वे शारीरिक क्रियाओं और स्मृति से चीज़ों को संग्रहित करके सीखते हैं। दूसरी है प्रतिष्ठित चरण, यह छवियों के दृश्य संक्षेप को संदर्भित करता है। विद्यार्थी संवेदी चित्रों को संग्रहित करता है जो दृश्यात्मक है। तीसरा है सिंबॉलिक स्टेज, प्रतीकात्मक चरण,
यह अनुभवों का वर्णन करने के लिए शब्दों और अन्य प्रतीकों के उपयोग को संदर्भित करता है। अनुभव स्मृति में प्रतीकों यानी भाषा के रूप में संचित रहता है। ब्रूनर ने महसूस किया कि अभ्यर्थी के निर्देश को अनुक्रमित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि अभ्यर्थी बौद्धिक विकास के 3 प्रमुख अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहला है इनएक्टिव स्टेज, सीखने प्रकृति में मूर्त है। अभ्यर्थी को उनके बारे में जानने के लिए वस्तुओं में हेरफेर करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रतिष्ठित अवस्था, अनुभवों और वस्तुओं को मूर्त छवियों के रूप में दर्शाया जाता है। मॉडल प्रदर्शन और चित्रों के माध्यम से सीख सकते हैं। तीसरा है सिंबॉलिक, बच्चे प्रतीकों के साथ अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट गिवन बाय ब्रूनर, ब्रूनर द्वारा दी गई प्रमुख अवधारणाएं। पहला है अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम की शुरुआत जेरोम ब्रूनर ने की थी। इसे शिक्षा के लिए एक रचनावादी आधारित दृष्टिकोण माना जाता है। इसे समस्या आधारित अधिगम और अनुभवात्मक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। अन्वेषण अधिगम पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को नए अनुभव और ज्ञान बनाने के लिए पिछले अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थियों को अपने अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वे नए ज्ञान की तलाश करते हैं और ऐसे संबंध बनाते हैं जो नए तथ्यों और सत्यों की ओर ले जाते हैं। ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की जिसे अन्वेषण अधिगम कहा जाता है। दूसरा स्पाइरल करिकुलम, चक्री पाठ चर्चा। उन्होंने चक्री पाठ चर्चा की अवधारणा विकसित की। ब्रूनर के अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों और अवधारणाओं का निर्माण करता है। इसलिए पाठ्यक्रम को एक चक्रीय तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि छात्र जो पहले से सीख चुके हैं उस पर निर्माण कर सके। दूसरा है कॉन्सेप्ट अटैचमेंट मॉडल, स्कैम, समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान एक निर्देशात्मक नीति है जो जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। समप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत पर निर्मित समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान संरचित पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देता है। समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान एक निर्देशात्मक नीति है जो जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। समप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत पर निर्मित समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान संरचित पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग अधिगम, नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्वरूप। अधिगम एक व्यापक शब्द है। अधिगम जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वह अपनी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। मानव व्यवहार अनुभव के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता रहता है। नेक्स्ट है अधिगम प्रोसेस की विशेषताएं। अधिगम प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकाशित होती हैं। पहला है अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी समयों और स्थानों में तथा सभी जीवों के द्वारा घटती रहती है। जहाँ प्राणी है वहाँ स्थान है, वह समय है, वहाँ अधिगम की प्रक्रिया अवश्य होगी। प्राणी प्रत्येक समय कुछ न कुछ क्रिया करता ही रहता है। अधिगम परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे बालक में परिवर्तन परिलक्षित होंगे। अधिगम द्वारा परिवर्तन और पुनः परिवर्तन की श्रृंखला चलती रहती है जिससे बालक परिवर्तनों का परिणाम बन जाता है। तीसरा है लर्निंग इज डेवलपमेंट, अधिगम विकास है। बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। बालक के सर्वांगीण विकास में अधिगम का इतना अधिक योगदान होता है कि विकास अधिगम का पर्याय बन जाता है। वैसे भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि प्रगतिशील परिवर्तन और संशोधन के रूप में बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है जो अधिगम की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। विकास के रूप में अधिगम दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। प्रयोजन पूर्वक ही अधिगम का लक्ष्य होता है। प्रयोजन अधिगम का लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। लर्निंग इज कंटिन्यूअस, अधिगम निरंतर है। अधिगम किसी आयु तक सीमित नहीं रहता और न ही किसी काल विशेष तक सीमित रहता है, अपितु यह सतत जीवन चलता रहता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज क्रिएटिव, अधिगम रचनात्मक है। मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह कुछ रचनात्मक कार्य करे। इस प्रकार के कार्य को करना अधिगम है जिसे वह विचारों एवं कार्यों के रूप में साकार करता है। रचनात्मकता व्यक्ति को स्वक्रिया के द्वारा अधिगम की ओर उन्मुख करती है। लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुली एंड रेस्पॉन्सेस, अधिगम उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है। किसी उत्तेजना के साथ सही अथवा वांछित अनुक्रिया का संबंध
स्थापित करना ये अधिगम है। इसी बात के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अध्ययन में संबंधवाद का प्रतिपादन दिया है। लर्निंग इज रिलेटेड विथ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन्स। अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। मनुष्य जो कुछ सीखता है उसका क्षेत्र ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक होता है। अतः अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। वह ज्ञान संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है तथा क्रियाओं के करने हेतु दक्षताओं को भी संकलित करता है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। अधिगम स्थानांतरणीय है। एक प्रकार की परिस्थिति में सीखे गए कौशलों अथवा समस्या के समाधानों का उपयोग व्यक्ति मिलती जुलती दूसरी परिस्थितियों में कर लेता है, अर्थात अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार अधिगम स्थानांतरणीय है। लर्निंग इज अ प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीव वातावरण के मध्य चलती रहती है। यह प्रक्रिया उत्तेजक, अनुक्रिया की दशाओं में आवश्यकता की पूर्ति, लक्ष्य की पूर्ति, प्राप्ति, समायोजन में सफलता की प्राप्ति, व्यवहारिक परिवर्तन तथा सही व्यवहार के अस्थायीकरण में दिखाई देती है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में 4 प्रमुख चरण होते हैं। देयर आर 4 फेसेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। पहला है आवश्यकता अथवा प्रयोजन, नीड एंड पर्पस। अधिगम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आवश्यकता अथवा प्रयोजन के प्रेरक उत्पन्न होती हैं। आवश्यकता वह शारीरिक शक्ति है जो शक्ति को उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील बना देती है। दूसरा है लक्ष्य। आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी होती है जो व्यक्ति को एक लक्ष्य प्राप्त करने लेने तक एक क्रियाशील बनाए रखती है। लक्ष्य बोध के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होती है। नेक्स्ट है समायोजन। व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करता है। वह बाधा भेदने के अनेक प्रयास करता है, जिसमें बाधा भेद कर लक्ष्य प्राप्त कराने वाले प्रयास सफल प्रयास कहलाते हैं, शेष असफल प्रयास। दूसरा है परिवर्तन। अधिगम की प्रक्रिया से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जो पहले के व्यवहार से भिन्न होता है या पहले से उसके व्यवहार में नहीं होता। यह परिवर्तन स्थायी होकर व्यक्ति के अर्जित व्यवहार का एक भाग बन जाता है। यद्यपि इसमें भी परिवर्तन संभावित होता है, इसे पुनर्वरण की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट थियरी है पावलोव की कंडीशन थियरी। पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन आई.पी. पावलोव ने 1829 से 1936 ने किया। वह रूस के निवासी एवं प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक थे। उसे 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसने 2 पुस्तकें तथा प्रकाशित कराई। पावलोव द्वारा किए गए कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत नाम दिया गया। पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय प्रयोग। पावलोव ने अपना पहला प्रयोगशाला एक कुत्ते पर किया। इस परीक्षण में कुत्ते को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगती थी। भोजन की प्रस्तुति एक स्वाभाविक उत्तेजक और इस उत्तेजक से लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया थी। पावलोव ने दूसरे समय में घंटी बजाई जो एक अस्वाभाविक उत्तेजक और उत्तेजना से कुत्ते को चौकन्ना होना, कान खड़ा करना आदि अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। इसके पश्चात पावलोव ने भोजन को प्रस्तुति और घंटी की आवाज़ एक साथ किया, अर्थात स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक एक साथ प्रस्तुत किए, जिससे अनुक्रिया के रूप में कुत्ते ने लार टपकाई। यह दोनों उत्तेजकों की एक अनुक्रिया थी। यह क्रम पावलोव ने प्रयोगशाला में कई बार दोहराया, जिसके द्वारा भोजन और घंटी अथवा स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक संबंध प्रत्यावर्तित अथवा अनुकूलित हो गई। अब तीसरे चरण में पावलोव ने केवल घंटी की आवाज़ की, अर्थात केवल अस्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत नहीं किया, भोजन प्रस्तुत नहीं किया, तो भी कुत्ते ने लार टपका दी। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि भोजन रूपी उत्तेजक घंटी रूपी उत्तेजक में स्थानापन्न हो गई। यही स्थानापन्न अधिगम है, जिससे पावलोव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नाम दिया। आज के मनोवैज्ञानिकों ने पावलोव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन को शास्त्रीय अनुकूलित की संज्ञा दी है। पावलोव के प्रयोग के उपयुक्त वर्णन को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जाता है। यूसीएस भोजन, यूसीआर लार, सीएस घंटी। यूसीएस भोजन इक्वल टू यूसीआर, सीएस घंटी और सीएस लार। विलोपन। पावलोव ने आगे के प्रयोगों में अनुकूलित तथा अनानुकूलित उत्तेजनाओं को काल समीप के आधार पर एक साथ प्रस्तुत करना बंद कर दिया, अर्थात केवल घंटी बजाई जाती थी पर भोजन नहीं प्रस्तुत किया जाता था, जिससे कुछ दिनों के पश्चात घंटी की ध्वनि पर कुत्ते ने लार टपकाना बंद कर दिया। इसे पावलोव ने विलोपन प्रक्रिया की संज्ञा दी। तात्कालिक पुनः प्राप्ति। विलोपन संबंधी प्रयोगों के निरीक्षणों में देखा गया कि अनुकूलन पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि अनुकूलित प्रक्रिया में प्रतिरोधन क्षमता का विकास होता है। मॉर्गन एवं किंग के अनुसार विलोपन अनुकूलन द्वारा अधिगृहित अनुक्रिया का प्रतिरोधन करने की अधिगम प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब कुछ दिनों तक भोजन और घंटी ध्वनि के साथ साथ प्रस्तुत नहीं किए गए, तो यह देखा गया कि केवल घंटी की ध्वनि पर कुत्ते का लार स्राव बंद हो जाता था।
यह क्रिया विलोपन है। किंतु पुनः भोजन और घंटी ध्वनि के काल के सामीप्य में प्रस्तुत करने पर कुत्ते ने केवल घंटी की ध्वनि होने पर लार टपकाना प्रारंभ कर दिया। यह क्रिया तात्कालिक पुनः प्राप्ति है। नेक्स्ट है इनहिबिशन, प्रतिरोधन। प्रतिरोधन अनुकूलन स्थापित करने की क्रिया है। वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अन्य उत्तेजना अनुकूलित अनुक्रिया में प्रतिरोध उत्पन्न कर दे। प्रतिरोधन दो कारणों से हो सकता है: आंतरिक कारण, जिसमें कोई आंतरिक प्रतिरोधक तत्व क्रियाशील होता है, तथा बी है बाह्य कारण, जिसमें वातावरण की बाहरी कोई प्रतिरोधक तत्व क्रियाशील होता है। चौथा है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित उत्तेजना से मिलती जुलती उत्तेजना उसी के समान प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ, यदि कुत्ता घंटी की ध्वनि पर लार टपकाना सीख गया है तो वह मेट्रोनोम की ध्वनि पर भी लार टपकाता है, क्योंकि घंटी और मेट्रोनोम की ध्वनि मिलती जुलती है। पुनर्भरण अनुकूल प्रक्रिया और विलोपन प्रक्रिया में जो अंतर है वह घंटी की ध्वनि के बाद अनुकूलित उत्तेजक भोजन के प्रस्तुत करने का है। इस अंतर से स्पष्ट होता है कि साहचर्य दृढ़ सबल हो रहा है या दुर्बल। अनुकूलित अनुक्रिया को बनाने के लिए पुनर्बलन का होना आवश्यक है। पावलोव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत का निर्माण हुआ। मनोवैज्ञानिक स्किनर और हल महोदय ने अधिगम के इसी पक्ष को प्रबल या पुनर्बलन पर जोर दिया, इसलिए उनके सिद्धांतों को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा गया। इसी प्रकार व्यक्ति अनुकूलित प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा अधिगम करते हैं। बालकों में भय, घृणा, प्रेम तथा आदकों का कारण यह संबंधीकरण होता है। उदाहरण, बालक का अंधेरे या जानवर से भयभीत होना स्वाभाविक नहीं है, बल्कि अस्वाभाविक उत्तेजकों से संबंधित या अनुकूलित होने के कारण है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने एक शिशु पर यह परीक्षण किया जो जानवरों से नहीं डरता था और खरगोश के साथ खेलने से बड़ा प्रसन्न होता था। एक दिन जब वह खरगोश के साथ खेल रहा था तो डराने वाली ध्वनि की गई। इसमें बालक डर गया। इस ध्वनि को जब खरगोश के साथ खेलता था तो कई बार दोहराया गया। कुछ दिनों के पश्चात वह खरगोश को देखकर उस समय भी डरने लगा, जबकि डरावनी ध्वनि नहीं की जाती थी। शिक्षा में शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत की उपयोगिता एवं महत्व। बालकों को शिक्षा में संबंधीकरण की प्रक्रिया द्वारा अधिक लाभ उठाया जा सकता है। बाल्यावस्था में बहुत सी क्रियाएं किसी विशेष वस्तु से संबंध हो जाती हैं और बड़े होने पर भी वह रहती हैं। उदाहरणार्थ, यदि बालक में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी कारणवश अरुचि, घृणा या भय उत्पन्न हो जाता है तो बड़े होने पर भी बालक उस प्रकार की वस्तु या व्यक्ति के प्रति उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। बालकों को सदैव अच्छी बातें सिखाने के लिए संबंधीकरण का प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए। यह विधि बुरी आदतों के निवारण, आचरण तथा व्यवहार बदलने में सहायता करती है। इस विधि की सहायता से भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। अनुशासन स्थापित करने के दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत भी इसी विधि पर आधारित हैं। यह विधि बालकों के समाजीकरण में तथा वातावरण में समायोजन करने में सहायता करती है। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। B.F. स्किनर, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर किए गए प्रयोगों ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अधिगम की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो क्रियात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अधिगम के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यवहार को उसके सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों के माध्यम से बनाए रखा या बदला जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई व्यवहार होता है या उसके बाद पुनर्बलन होता है तो भविष्य में उसके फिर से होने की संभावना अधिक होती है। स्किनर के SR सिद्धांत में पुनर्बलन प्रमुख तत्व है। एक पुनर्बलन वह है जो वांछित प्रतिक्रिया को मजबूत करता है। यह एक पुरस्कार, मौखिक प्रशंसा, अच्छा ग्रेड आदि हो सकता है। इस सिद्धांत में नकारात्मक पुनर्बलन भी शामिल है। कोई भी उद्दीपक जिसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया की आवृत्ति में वृद्धि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो क्रिया प्रसूत व्यवहार को प्रभावित करती है। अनुबंधन दो प्रकार का होता है जो कि टाइप S और टाइप R है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो क्रिया प्रसूत व्यवहार को प्रभावित करती है। टाइप R अनुबंधन में संचालक व्यवहार शामिल है और प्रतिक्रिया पर जोर दिया जाता है। टाइप R अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट। अपने शास्त्रीय प्रयोग में स्किनर ने पिंजरे में एक भूखा चूहा रखा था। एक हत्था था जिसे दबाए जाने के बाद चूहे को भोजन की एक गोली पहुंचाने के लिए एक युक्ति जारी की गई थी। प्रारंभ में चूहा चलने, सूंघने और खरोंचने जैसे यादृच्छिक क्रियाओं में लगा हुआ था। इनमें से किसी ने भी भोजन प्राप्त करने में मदद नहीं मिली। किसी समय चूहा गलती से हत्थे से टकरा गया और खाना पहुंच गया। बेशक भूखे चूहे के लिए यह एक बड़ा पुरस्कार था। स्किनर ने अन्य प्रसिद्ध प्रयोग में से एक कबूतर लाल गेंद का चोंच मारता और भोजन प्राप्त करता। भोजन पुनर्बलन के कारण कबूतर एक ही गेंद को बार बार चोंच मार सकता है।
नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, सुदृढ़ीकरण। पर्यावरण से प्रतिक्रियाएं जो व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाती हैं। जब भी आप किसी व्यवहार को समय के साथ निरंतर या बढ़ते हुए देखते हैं तो आप मान सकते हैं कि उस व्यवहार के परिणाम व्यक्ति के लिए पुष्टकारक हैं। सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया निम्नानुसार आरेखित की जा सकती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऐड करें समथिंग या टेक अवे समथिंग। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। एक व्यवहार जो अतीत में सकारात्मक परिणाम या वांछनीय परिणाम से जुड़ा है व्यवहार के फिर से होने की संभावना को बढ़ा देगा। इसे सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। उदाहरण, चूहे ने भोजन के साथ पुरस्कृत किया जब उसने लीवर बटन दबाया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन। यदि किसी कार्य के कारण अवांछनीय परिणाम से बचा जाए तो अधिगम भी हो सकता है। इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। इसका उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किया जाता है। रिटेल को लीवर दबाकर बिजली के झटके मिलते हैं। बटन। पनिशमेंट, दंड। सकारात्मक दंड तब होता है जब बच्चे को कुछ कार्रवाई से बचने के लिए दंडित किया जाता है। नकारात्मक दंड तब होता है जब एक बच्चे को कुछ व्यवहार से बचने के लिए अनदेखा किया जाता है। नेक्स्ट है शेपिंग, आकृतिकरण। ऐसी प्रक्रिया में उन प्रतिक्रियाओं पर पुनर्बलन लागू किया जाता है जो वांछित व्यवहार के अधिक निकट होते जा रहे हैं। आकार देने से तात्पर्य व्यवहार के क्रमिक गठन से है। यह जटिल व्यवहार सिखाने के स्तर दर विधि है। यह सामान्य तौर पर मानसिक रूप से मंद लोगों को कौशल सिखाने के उपयोग में किया जाता है। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, सुदृढ़ीकरण अनुसूची। आंशिक सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के मुख्य प्रकार सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम उस समय पर निर्भर करते हैं जिस पर सुदृढ़ीकरण किया जाता है। यह प्रतिक्रिया के लिए सुदृढ़ीकरण की दर संख्या दी जाती है। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, FR निश्चित अनुपात अनुसूची। यह एक विशेष संख्या में प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है जो सुदृढ़ीकरण के लिए जाने से पहले की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हर चौथी प्रक्रिया या हर तीसरी प्रक्रिया के बाद सुदृढ़ीकरण दिया जाता है। उदाहरण के लिए यह अनुसूची प्रतिक्रिया की उच्च दर की ओर ले जाती है जो अपेक्षाकृत स्थिर दर होती है। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, FI समय के एक निश्चित अंतराल के बाद सुदृढ़ीकरण दिया जाता है चाहे दिए गए प्रतिक्रियाओं की संख्या कुछ भी हो। इस तरह के अनुसूची के प्रदर्शन अपेक्षाकृत भिन्न होता है। नेक्स्ट है परिवर्तनीय अंतराल सूची। सुदृढ़ीकरण समय के विविध अंतराल के बाद दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक बार के अंतराल के बाद और फिर दूसरे अंतराल के बाद और इसी तरह दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 4 अनुपात अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बाद सुदृढ़ीकरण दिया जाता है। यानी यह पहली प्रतिक्रिया के बाद दिया जा सकता है, फिर 3 प्रतिक्रियाओं के बाद, फिर 5 प्रतिक्रियाओं के बाद और इसी तरह। इसलिए सुदृढ़ीकरण से पहले प्रतिक्रियाओं का कोई निश्चित संख्या नहीं है। इस तरह के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम से प्रतिक्रिया की उच्च और स्थिर दर होती है। नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग, क्रमादेशित अधिगम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में BF स्किनर द्वारा पशुओं पर प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विकसित क्रिया प्रसूत अधिगम या अनुबंधन के सिद्धांतों से क्रमादेशित अधिगम शब्द दिया गया है। इस अवधारणा का उपयोग स्व-शिक्षण सामग्री या क्रमादेशित अधिगम और शिक्षण मशीनों के विकास के लिए किया गया। BF स्किनर और उनके साथियों ने 1943 में पहली बार क्रमादेशित अधिगम की शुरुआत की थी। मीनिंग ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, क्रमादेशित निर्देश उस सामग्री को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिसे क्रमबद्ध चरणों की एक श्रृंखला में सीखा जा सकता है जो ज्ञात से अज्ञात है। क्रमबद्ध अधिगम प्रत्येक स्वीकार्य छात्रों के व्यवहार पर एक औसत दर्जे का और सुसंगत प्रभाव पैदा करने के लिए निर्देशात्मक घटनाओं की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य अनुक्रम बनाने की एक विधि है। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड, त्रुटि एवं प्रयास। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। एडवर्ड L. थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस 1889 में प्रसिद्ध संबंधवाद का प्रतिपादन किया। अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंधवाद का तात्पर्य है उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का संबंध बनाना। संबंधवाद में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य से सहमति स्थापित किया जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया में संयोग स्थापित होता है। इनको संकेत के रूप में अनु SR स्टिमुलस और रेस्पॉन्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अनुबंधनों के आधार पर अधिगम के नियमों को थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया है। अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में उसने शैक्षिक क्षेत्र में इस सिद्धांत का व्यापक उल्लेख किया है। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन स्थापित हो जाना ही अधिगम है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। यह सिद्धांत साक्षर सिद्धांत का ही एक रूप है। थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक का शास्त्रीय प्रयोग एक बिल्ली के पिंजरा, जिसे पहले पेटी कहा गया,
में रखकर किया गया। यहाँ एक सरल प्रयोग था। पिंजरा इस प्रकार बनाया गया था कि एक डोरी के खींचने से या एक बटन के दबाने से पिंजरा का दरवाजा खुल जाता था। पिंजरा के बाहर मछली रखी गई थी। एक भूखी बिल्ली को पिंजरा में रखा तो वह मछली को देख उसे पाने के लिए उसने कई ऐसे प्रयास किए जिससे कि वह बाहर आकर मछली खा सके। बाहर निकलने के प्रयास में बिल्ली ने कई व्यवहार किए, जैसे उछल कूद, पंजे चलाना, इधर उधर घूमना, छटपटाना आदि। इस उछल कूद में अचानक किसी प्रकार बिल्ली का पंजा डोरी पर पड़ गया और पिंजरा का दरवाजा खुल गया। बिल्ली बाहर निकल अपनी भूख मिटाने में सफल हो गई। थॉर्नडाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली पुनः मछली खाने के लिए बाहर आने का प्रयास करने लगी, किंतु इस बार उसने पहले की अपेक्षा कम उछल कूद करते हुए और कम समय में डोरी खींचकर बाहर आने में सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार के प्रयोग से कई क्रम में थॉर्नडाइक ने यह देखा कि अगले क्रमों में बिल्ली के निरर्थक प्रयास कम होते गए और कम समय में वह बाहर निकलने और मछली खाने में सफल होने लगी। त्रुटियां कम होती गईं। एक बार यह देखा गया कि बिल्ली को पिंजरा में रखते ही बिल्ली ने बिना त्रुटि किए डोरी खींची और बाहर आ गई और मछली खा गई। प्रयोग के निरीक्षणों से थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया के साथ संबंध का प्रत्यक्ष निर्माण कर बिल्ली ने पिंजरा बाहर निकालना सीख लिया है। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला विधि द्वारा पशुओं पर परीक्षण करके अधिगम के नियमों की खोज की है, किंतु अधिगम के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय थॉर्नडाइक को ही है। पहला, प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग, अधिगम के मुख्य नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 नियम बताए हैं। तत्परता का नियम। इस नियम का अर्थ है कि जब अधिगम करने वाला अधिगम के लिए तत्पर या तैयार होता है तभी वह अधिगम कर सकता है, अन्यथा नहीं। अधिगम के लिए उसे तैयार करना पड़ता है। बालक को शिक्षा देते समय शिक्षक के सर्वोत्तम अधिगम के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि बालक के में रुचि और जिज्ञासा जागृत हो सके और वह अधिगम के लिए तैयार हो जाए। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यह बताता है कि एक परिस्थिति में सही अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए उस अनुक्रिया को बार बार दोहराया जाए। जिस अधिगम की क्रिया को हम कई बार पुनरावृत्ति करते हैं उसे हम शीघ्र ही अधिगम कर लेते हैं। अभ्यास से अधिगम को सुगम बनाया जा सकता है। अभ्यास के नियम के 2 रूप हैं। पहला है लॉ ऑफ यूज, उपयोग का नियम। जिस कार्य का अभ्यास बार बार किया जाता है वह सरलतापूर्वक सीख लिया जाता है। कविता याद करने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ता है। इसी प्रकार साइकिल चलाना सीखने के लिए बालक को अनेक बार प्रयास करने पड़ते हैं। वह गिरता भी है, चोट भी खाता है, अंत में अभ्यास के द्वारा वह बिना गिरे साइकिल चलाने लगता है। चित्रकारी, टाइप करना, संगीत सीखना, कोई खेल खेलना आदि को अभ्यास और उपयोग करके ही सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुपयोग का नियम। यह नियम उपयोग के नियम के विपरीत है। यदि सीखे हुए कार्य का अभ्यास या उपयोग नहीं किया जाता है जो व्यक्ति उसे भूल जाता है। उदाहरण, गाने और बजाने का अभ्यास छोड़ देने पर व्यक्ति नहीं गा बजा सकता। खिलाड़ी बहुत दिनों बाद यदि खेल के मैदान में खेलने आता है तो वह ठीक से नहीं खेल पाता। इसी को अनुपयोग का नियम कहते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। जिस कार्य को करने के उपरांत हमें संतोष या सुख मिलता है उसे हम बार बार करना चाहते हैं। शिक्षा में पुरस्कार और दंड देने का नियम इसी ओर संकेत करता है। जिस कार्य को करने में बालक को पुरस्कार मिलता है उसे वह बार बार करना चाहता है, किंतु जिस कार्य को करने के लिए दंड मिलता है उसे वह नहीं करना चाहता, अतः उसे वह नहीं सीखता। बी है सेकेंडरी लॉस ऑफ लर्निंग, अधिगम के गौण नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई उद्दीपक जीव को उत्तेजित करता है तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। अर्थात सही अनुक्रिया के पूर्व बहु अनुक्रियाएं होती हैं जिनमें से प्रायः उनकी अनुक्रियाएं निरर्थक भी रहती हैं, किंतु यदि अनुक्रियाएं बहुरूपी न हो तो अधिगम सही अनुक्रिया करना नहीं सीख सकता। मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम। अधिगम में मानसिक स्थिति तथा मनोवृत्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अनुकूल मनोवृत्ति आती है। यदि अधिगामी में अधिगम क्रिया के प्रति उपेक्षित मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का अभाव है तो वह अधिगम नहीं कर सकता। शिक्षण चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अतः इस नियम के अनुसार यह आवश्यक है कि शिक्षण क्रिया से पूर्व बालक को मानसिक रूप से पहले तैयार किया जाए। तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। इस नियम में चयनकारी अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम का तात्पर्य यह है कि अधिगामी समस्याजनक परिस्थिति के सभी तत्वों के प्रति अनुक्रिया न कर कुछ चुने हुए तत्वों के प्रति अनुक्रिया करने में समर्थ रहता है। जिस स्थिति के प्रति अधिगामी अनुक्रिया करने में समर्थ होता है उसे समर्थता का तत्व कहते हैं, जो अधिगामी से पहले विद्यमान रहती है। चौथा है लॉ ऑफ एनोलॉजी, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया के नियम का तात्पर्य यह है कि अनुक्रिया 2 परिस्थितियों के समानता अथवा सादृश्यता के आधार पर होती है। जब किसी ज्ञान या अनुभव को अच्छी तरह से धारण कर लिया जाता है या उसका आत्मसात कर लिया जाता है तो किसी दूसरी या नवीन अधिगम परिस्थितियों में उसका से अंतरण किया जा सकता है। इसलिए इस नियम को आत्मीकरण का नियम कहते हैं।
5वां है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य परिवर्तन का नियम। थर्डाइक के साहचर्य परिवर्तन के नियम से यह अभिप्राय है कि अधिगमी की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है। यह पूर्व तथा पश्चात की परिस्थिति के रूप में होता है जिनमें समानता होती है। यदि नवीन ज्ञान को प्रदान करते समय वही परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं जो अभिप्राय को पूर्व ज्ञान प्रदान करते समय विद्यमान थी, तो अधिगमी पूर्वानुसार ही अनुक्रिया करेगा। पूर्व एवं नवीन परिस्थितियों में इस प्रकार की सहचारी समानता स्थापित करना ही सहचार्य परिवर्तन कहलाता है। अतः जहाँ तक हो सके अधिगम से पूर्व सहचारी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे अधिगामी ज्ञान का स्थान परिवर्तन कर सके। चौथे थ्योरी पे आ गए हम, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे किस तरह से परिवेश और संज्ञानात्मक कारकों से सीखते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक बच्चा दूसरों की नकल और प्रतिरूप को देखकर प्रभावित होता है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। वे दूसरों का निरीक्षण करते हैं और अपने व्यवहार का अनुकरण करते हैं। अधिगम के इस रूप को मॉडलिंग प्रतिरूपण कहा जाता है। अवलोकन अधिगम में पर्यवेक्षक गतिमान के व्यवहार को देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रदर्शन प्रतिमान के व्यवहार को पुरस्कृत या दंडित करने से प्रभावित होता है। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इस पर बल दिया गया है कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया 4 चरण क्रमशः शामिल हैं। पहला है अटेंशन। यह सीखने के क्रम में अवलोकन करने के लिए मॉडल पर ध्यान देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। दूसरा है रिटेंशन, प्रतिधारण। यह बाद में उपयोग के लिए सीखी गई गतिविधियों को दोहराने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। चौथा है पुनरुत्पादन। यह सीखने की क्रिया को करने या पुनः पेश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। पांचवा है अभिप्रेरणा। यह शिक्षार्थियों को प्रक्षेपात्मक अधिगम को दोहराने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। एल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डाल बिहेवियर एक स्टडी ऑफ अग्रेशन नामक एक प्रयोग का निर्माण किया। इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों के एक समूह को हिंसक और आक्रामक कार्यों की विशेषता वाले एक वीडियो से अवगत कराया। प्रयोग के लिए बंडूरा ने अपने छात्रों से एक फिल्म बनाई। एक युवा महिला एक बोबो गुड़िया की पिटाई कर रही थी। बोबो गुड़िया एक फुलाए जाने योग्य अंडे के आकार का गुब्बारा प्राणी है जिसे तल में वजन है। जब आप उसे नीचे गिराते हैं तो वह आप वापस ऊपर की ओर उठ जाते हैं। महिला ने साकरू और इसी तरह विभिन्न आक्रामक वाक्यांशों को चिल्लाते हुए जोकर को घूसा मारा। उसने उसे लात मारी, उस पर बैठ गई, हथौड़े से प्रहार किया। बंडूरा ने इस फिल्म को किंडरगार्टन छोटे बच्चों के समूहों को दिखाया। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं उन्हें यह बहुत पसंद आया। बंडूरा ने अध्ययन पर बड़ी संख्या में परिवर्तन किए। मॉडल को विभिन्न तरीकों से पुरस्कृत या दंडित किया गया। बच्चों को उनकी नकल के लिए पुरस्कृत किया गया। मॉडल को कम आकर्षित या कम प्रतिष्ठित होने के लिए बदल दिया गया और इसी तरह से आगे भी हुआ। मॉडलिंग। अन्य तंत्रों के अलावा सामाजिक शिक्षण में आदर्श की नकल शामिल होती है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को देखकर नया व्यवहार सीखते हैं, जिसे मॉडलिंग या अवलोकन अधिगम भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष पुनर्वलन शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आदत बनाने और व्यवहार के कारण अपने वातावरण में विभिन्न व्यक्तियों का सम्मान करना और उनका अपमान करना सीखता है। नेक्स्ट है आत्म प्रभावकारिता, बंडूरा सेल्फ एफिकेसी। आत्म प्रभावकारिता हमारे विश्वास को संदर्भित करती है जो हम प्राप्त करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में यह किसी व्यक्ति की कथित दक्षताओं को संदर्भित करता है। वे निर्धारित करते हैं कि हम अपने पर्यावरण और अन्य लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले बच्चे उन समस्याओं की तुलना में अधिक तेजी से हल करते हैं जिनकी आत्म प्रभावकारिता की मान्यताएं कम थी। बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता के विश्वास 4 स्रोतों के आधार पर बनता है। पहला है पारस्परिक निर्धारणवाद। उनका सिद्धांत यह भी बताता है कि मानव व्यवहार एक पारस्परिक क्रिया है जो संज्ञानात्मक, व्यावहारिक और पर्यावरणीय स्रोतों के माध्यम से प्रभावों के साथ निरंतर और पारस्परिक है। इनसाइट थियरी, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कोहलर-कोप्फा और लेविन ने धारणा की प्रकृति का अध्ययन किया है और ये गेस्टाल्टवादी के प्रतिवर्तक है। वर्दीमन को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसके लिए कोई समकक्ष हिंदी शब्द नहीं है। गेस्टाल्ट का हिंदी अनुवाद अधिक सरल रूप से एक संगठित संपूर्ण है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की प्रक्रिया को गेस्टाल्ट के एक संगठित संपूर्ण रूप से माना जाता है। सूझ द्वारा अधिगम या अंतर्दृष्टि से अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत कर वोल्फगैंग कोहलर ने बढ़ावा दिया। अपने सिद्धांत में उन्होंने अंतर्दृष्टि शब्द का प्रस्ताव किया है जिसका अर्थ है परीक्षण और त्रुटि नहीं है, बल्कि यह अनुभव के अचानक पुनर्गठन से है, एक्सपेरिमेंट।
कोहलर ने परिज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रयोग का प्रदर्शन किया। उन्होंने चिंपांजी को एक बंद कमरे में रखा जहां भोजन को उसकी पहुंच से दूर रखा गया और बक्से, छड़ी जैसी चीजें वहां छोड़ी गई थी। चिंपांजी भोजन तक पहुंचने के लिए कमरे के अंदर घूमते रहता था। वे एक बक्से पर अचानक खड़े हो जाते हैं और छड़ी का उपयोग भोजन को उनके करीब लाने की कोशिश करते थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह परीक्षण और त्रुटि का परिणाम नहीं था। चिंपांजी को अचानक बक्से और छड़ी का उपयोग करने का विचार आया था। गेस्टाल्ट सिद्धांत का नियम। गेस्टाल्ट सिद्धांत या नियम ऐसे नियम हैं जो दर्शाते हैं कि मानव आंख दृश्य तत्वों को कैसे देखती है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह दिखाना है कि जटिल दृश्यों को अधिक सरल आकृतियों को कैसे कम किया जा सकता है। उनका उद्देश्य यह भी स्पष्ट करना है कि आंखें किस तरह से अलग अलग सरल तत्वों को शामिल करने के बजाय एकल एकजुट के रूप में आकृतियों को देखती है। सामान्यतः 6 व्यक्तित्व सिद्धांत हैं जो कि गेस्टाल्ट सिद्धांत से जुड़े हैं। आकृति आधार संबंध का नियम। इस सिद्धांत में कहा गया है कि हमारे पास आकृति और जमीन के रूप में हमारी दुनिया को अलग करने की प्रवृत्ति है। हम हमेशा पृष्ठभूमि के विरुद्ध एक आंकड़ा छवि देखते हैं। छवि उत्तेजना का वह हिस्सा है जिसमें दृश्य क्षेत्र का हमारा ध्यान है, जबकि आधार पृष्ठभूमि है। आकृति का एक निश्चित आकार है और बेहद बेहतर याद है जब पृष्ठभूमि आकारहीन और इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सामीप्य का नियम। यह उन तत्वों या वस्तुओं के समूहन को संदर्भित करता है या पैटर्न के अनुसार एक ही साथ होते हैं। उत्तेजनाओं का सार्थक रूप से अनुभव करने के लिए एक दूसरे के करीब आने वाली उत्तेजनाएं हमें एक समूह से संबंधित होती हैं। तीसरा है अच्छे चित्र का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे पास आकृति को संतुलित या सममित बनाने के लिए उत्तेजनाओं को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार समूह उत्तेजनाओं के सभी संभावित तरीकों में से हम सरल और स्थित आकार में समूह उत्तेजनाओं की ओर रुख करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सरल रूप हमारे द्वारा अधिक देखे जाते हैं। नेक्स्ट, निरंतरता का नियम। इस कानून में आंदोलन शामिल है। यह बताता है कि चीज़ों को एक समूह में एक साथ उनकी गतियों के अनुसार आयोजित किया जाता है, यानी समान दिशाओं में चलती हुई उत्तेजनाओं को उसी समूह से संबंधित माना जाता है। लॉ ऑफ क्लोजर, संवरण का नियम। हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन यह बंद करने का नियम है जो हमारी धारणा को पूरा करता है। अवधारणात्मक प्रक्रियाएं हमारी संवेदनाओं में अंतराल को भरकर उत्तेजना को हमारी धारणाओं को व्यवस्थित करती हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम। यह सिद्धांत बताता है कि चीज़ों को उनकी समानता के अनुसार एक साथ वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच के दौरान हम समूह में के खिलाड़ियों को उनकी जर्सी के रंग के आधार पर देखते हैं। अधिगम का गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। यह मुख्य रूप से धारणा की प्रकृति से संबंधित है। इसके अनुसार एक व्यक्ति चीज़ को संपूर्ण मानता है। यह मुख्य रूप से धारणा की प्रकृति से संबंधित है। इसके अनुसार एक व्यक्ति चीज़ को संपूर्ण मानता है। सीखते समय एक शिक्षार्थी हमेशा स्थिति को समग्र रूप से मानता है और विभिन्न संबंधों को समझदारी से देखने और उनका मूल्यांकन करने के बाद उचित निर्णय लेता है। जेबी वाटसन का प्रयोग। खरगोश और अल्बर्ट पर वाटसन का प्रयोग। वाटसन नामक वैज्ञानिक ने स्वयं अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ प्रयोग किया। उसे खेलने के लिए एक खरगोश दिया। बच्चे को उस खरगोश के नरम नरम बालों पर हाथ फेरना अच्छा लगता था। वाटसन को कुछ दिनों तक ऐसा करने दिया। कुछ समय पश्चात वाटसन ने ऐसा किया कि जब बच्चा खरगोश को छूता था, वो वाटसन एक तरह की डरावनी आवाज़ पैदा करने लगता था। ऐसा वाटसन ने कुछ दिनों तक किया। परिणाम यह हुआ कि डरावनी आवाज़ के न किए जाने पर भी बच्चे को खरगोश को देखने से ही डर लगने लगा। इस तरह भय की अनुक्रिया खरगोश के साथ अनुबंधित हो गई और इस अनुबंधन के फलस्वरूप उसने खरगोश से डरना सीख लिया। प्रयोग को आगे बढ़ाने पर देखा गया कि बच्चा खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसी सभी चीज़ों से डरने लगा जिससे खरगोश के बाल जैसी नरमी और कोमलता हो। एक बालक को बिजली चमकने के बाद कड़कड़ आहट की आवाज़ सुनकर डरना, उसके बाद केवल बिजली चमकने पर ही डर जाना, गरजने की आवाज़ नहीं आने पर भी पावलोव के अनुबंधन का उदाहरण है। एक लड़के ने कॉलेज से आते ही कोट को फर्श पर फेंकने की आदत डाल ली और उसकी मां ने मना करने के बाद दूसरे दिन भी उसके द्वारा कोट को फर्श पर फेंकना अनुबंधन का उदाहरण है। आश्चर्यजनक तथ्य, जेबी वाटसन को व्यवहारात के पिता के रूप में माना जाता है। उनका सीखने का प्रयोग उनके बच्चे अल्बर्ट पर था। उस समय अल्बर्ट केवल 11 महीने का नवजात शिशु था। नेक्स्ट थियरी है गैने का अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत। गैनेस हायरार्की लर्निंग थियरी। रॉबर्ट गैने का अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत अधिगम का शर्त सिद्धांत भी कहलाता है। रॉबर्ट गैने एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1940 में शिक्षा के
विज्ञान के इतिहास में अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। 1965 में पहली बार प्रकाशित उनकी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में उन्होंने प्रभावी अधिगम को पहचानने के लिए अधिगम की शर्तें बताई। गैने ने एक 8 चरणीय प्रक्रिया बनाई जो प्रभावी सीखने के लिए आवश्यक है, जिसे उन्होंने पिरामिड की आकृति में प्रस्तुत किया। उन्होंने सबसे निम्नतर स्तर पर सांकेतिक अधिगम बताया था तथा सबसे उच्चतम स्तर पर समस्या समाधान अधिगम स्तर बताया। सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना। पहला सांकेतिक सीखना, यह अधिगम का सबसे निम्नतर स्तर। इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से सीखा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अध्यापक द्वारा बालक को लाल, हरी, पीले रंग के बारे में समझाना। पावलोव का क्लासिकता सिद्धांत सांकेतिक सीखने पर ही आधारित है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया का होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। जैसे बालक के गृह कार्य न करने पर उसे चॉकलेट दिखाकर बालक से उसका कार्य करने क्रिया करवाना। चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। यहाँ कहने का सरल श्रृंखला से तात्पर्य किसी काम को क्रम से करना है। जैसे एक बालक का शब्दकोश से पहले ए, फिर बी, फिर सी लिखना। चौथा है शाब्दिक साहचर्य सीखना। शब्दों की अभिव्यक्ति शाब्दिक साहचर्य सीखने का प्रमुख उदाहरण है। जैसे कविता, कहानी याद करना, शब्दावली सीखना आदि। विभेदीकरण सीखना, जब बच्चा एक श्रृंखला सीखता है और शब्दों उनके अर्थ को अवगत हो जाता है, वह आसानी से दो अलग अलग चीज़ों के बीच अंतर ढूंढ सकता है। उदाहरण के लिए राइट लिखना और राइट सही के बीच का अंतर, क्योंकि दोनों शब्दों की ध्वनि एक ही है लेकिन इसका अलग अर्थ अलग है। संप्रत्यय अधिगम, किसी भी विषय को सीखना और उनकी अवधारणा सीखने के बाद कुछ नया सीखना या बनाना संप्रत्यय का अधिगम कहलाता है। जैसे जब शिक्षक ने कहा लेख को ध्यान से पढ़ें क्योंकि यह आपकी परीक्षा में आएगा। सतवां, नियम अधिगम। नियम अधिगम वह ज्ञान है जहाँ बच्चा अवधारणा विकसित करता है और उनके नियमों को सीखता है। जैसे बालक द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों को सीखना। समस्या समाधान सीखना, जब बच्चा नियमों को समझने लगता है तो समस्या समाधान गुणवत्ता विकसित होती है। यह सीखने का उच्चतम चरण है, जैसा कि गेने द्वारा वर्णित है। आठवां है कर्ट लेविन फील्ड थियरी, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांत का प्रतिपादन कर्ट लेविन ने किया। पहले साहचर्यवादी मनोवैज्ञानिक थे, किंतु उन्होंने गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों कोहलर, कोफा तथा वल्दीमर के साथ भी कार्य किया, अतः वह गेस्टाल्टवाद से प्रभावित थे। मनोविज्ञान में उनकी दो पुस्तकें प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी तथा विख्यात है। कर्ट लेविन ने गेस्टाल्टवादियों से भिन्न मनोवैज्ञानिक विचारधारा प्रस्तुत की। उनके मनोवैज्ञानिक विचार स्थान विज्ञान तथा सादृश्यता पर आधारित हैं। उनके अनुसार व्यवहार भूत अथवा भविष्य पर नहीं वरन वर्तमान क्षेत्र पर निर्भर करता है। व्यवहार की व्याख्या क्षेत्र के आधार पर करने के कारण उनका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत कहलाया। लेकिन लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत को दो भागों में प्रस्तुत किया है, यथा संरचना तथा गतिशील। कर्ट लेविन का व्यवहार सूत्र B=F ब्रैकेट में E/मल्टीप्लाइड बाई P। B बिहेवियर होता है, E इन्वायरमेंट होता है, P पर्सन होता है। आठवां है हल का पुनर्बलन सिद्धांत। सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के क्लार्क ने 1915 में किया था। हल ने अपनी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत में लिखा है कि सीखना आवश्यकता की पुष्टि की प्रक्रिया द्वारा होता है। हल के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स ने लिखा है, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति को प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव को किसी आवश्यकता की पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। पुनर्बलन के प्रकार सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन के दो प्रकार है, अनुपातिक पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। एग्जाम्पल, एक बालक को 5 प्रश्न हल करने के लिए दिए गए और 5 प्रश्न पर ही उसने लगातार पुनर्बलन, शाबाश तू होशियार बच्चा, इस क्लास का टॉपर, ऐसा पुनर्बलन देना सतत पुनर्बलन कहलाता है। कर्मचारी को महीने के अंत में सैलरी देना अर्थात फिक्स टाइम पर पुनर्बलन प्राप्त होना असतत पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शैक्षिक निहितार्थ। यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है, अतः सीखना तभी सार्थक हो सकता है जब यह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, पालकों को सीखने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। मीनिंग, शिक्षा में सीखने का स्थानांतरण का अर्थ सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थिति में उपयोग करना। दूसरों शब्दों में, एक विषय या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का अन्य विषयों या परिस्थितियों के ज्ञानार्जन पर प्रभाव पड़ता है।
ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसे अधिगम संक्रमण या अधिगमनांतरण भी कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख 7 प्रकार हैं। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति अंग्रेजी के टाइपराइटर या पर टाइप करना सीख लेते हैं वह हिंदी के टाइपराइटर पर टाइप करना सरलता से सीख लेते हैं। अर्थात अंग्रेजी टाइपराइटिंग अधिगम हेतु सहायक सिद्ध होती है। सकारात्मक स्थानांतरण क्षैतिजी एवं अनुलंबी प्रकार का होता है। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर। नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधक होता है या कठिनाई उत्पन्न करता है तब उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे विज्ञान के विद्यार्थी को कला विषयों को समझने में कठिनाई का अनुभव करना। एक अन्य उदाहरण जैसे हिंदी का टाइपराइटर सीखने में पहले से सीखी गई अंग्रेजी टाइपराइटर की दक्षता या ज्ञान का अवरोध उत्पन्न करना। नकारात्मक स्थानांतरण भी क्षैतिजी व अनुलंबी प्रकार का होता है। तीसरा है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। क्षैतिजीय स्थानांतरण। क्षैतिजीय स्थानांतरण सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य सीखी जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक होता है तो वे उसे क्षैतिजीय स्थानांतरण कहते हैं। यह स्थानांतरण एक कक्षा में 2 विषयों के मध्य घटित होता है। उदाहरणार्थ, कक्षा 10 में एक विद्यार्थी का गणित संबंधी ज्ञान का भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक होना। इस प्रकार के स्थानांतरण को हम सकारात्मक क्षैतिजीय स्थानांतरण कहते हैं। इसके विपरीत, जब एक विषय अथवा कौशल अन्य विषय या कौशल सीखने की स्थिति में अवरोध उत्पन्न करता है तो इसे क्षैतिजीय स्थानांतरण कहा जाता है, किंतु यह नकारात्मक होगा। उदाहरण, कक्षा 10 का विद्यार्थी जब गणित में ज्ञान अथवा कौशल अर्जित करे और यह ज्ञानार्जन हिंदी साहित्य के ज्ञानार्जन में अवरोध उत्पन्न करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम नकारात्मक क्षैतिजीय स्थानांतरण कहेंगे। जब एक विद्यार्थी गणित का ज्ञान अथवा कौशल प्राप्त करता है और यही ज्ञान उसके हिंदी ज्ञानार्जन में बाधा करता है तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है अनुलंबी स्थानांतरण। अनुलंबी स्थानांतरण भी सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान अथवा कौशल संबंधित ज्ञान व कौशल को अर्जित करने में आगे चलकर सहायक सिद्ध हो तो अनुलंबी सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8 में गणित में अर्जित किया हुआ ज्ञान कक्षा 10 में गणित का ज्ञान अर्जित करने में सहायक सिद्ध हो। इसके विपरीत, जब एक स्थिति में संबंधित अर्जित ज्ञान एवं कौशल आगे चलकर उसी स्थिति में संबंधित ज्ञान व कौशल अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अनुलंबी नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरणार्थ, कक्षा 8 के एक विद्यार्थी का साहित्यिक ज्ञान अगली कक्षा के साहित्यिक ज्ञान को अर्जित करने में अवरोध उत्पन्न करे, अर्थात अधिगम का पहला सोपान अधिगम के दूसरे सोपान में कठिनाई अथवा बाधा उत्पन्न करे। नेक्स्ट है लैटरल ट्रांसफर, पार्श्विक स्थानांतरण। जब शरीर के अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधित कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इसे पार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण, दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करना। नेक्स्ट है बायलेटरल ट्रांसफर, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। जब शरीर के द्वारा अर्जित कार्यकुशलता दूसरे अंग की कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण, एक व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना सीखता है, किंतु यदि आवश्यकता पड़ जाए तो वह बाएं हाथ से भी लिख सकता है, जबकि उसने हाथ से लिखने का अभ्यास कभी न किया हो। इस स्थिति में हम देखते हैं कि दाएं का कौशल बाएं में स्थानांतरित हो गया। 7वां है जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में कोई भी ज्ञान न तो किसी भी दूसरे ज्ञान के लिए सहायक होता है और न ही उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण, एक क्रिकेटर बल्लेबाज के बाद गेंदबाजी का कौशल सीखता है, लेकिन इसे उसके बल्लेबाजी के कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है शिक्षण के स्थानांतरण के शैक्षिक महत्व। शिक्षकों को पाठ्यक्रम के अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षक को कौशल, ज्ञान, सिद्धांतों और उन उद्देश्यों में परिलक्षित करने की आवश्यकता है। स्थानांतरण उद्देश्यों और छात्रों के बीच व्यक्तिगत अंतर को समायोजित करने के लिए परीक्षणों या परीक्षाओं की संरचना को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। औपचारिक मूल्यांकन और मूल्यांकन के वैकल्पिक रूपों जैसे अवलोकन, जांचकर्ताओं और प्रयोगात्मक परीक्षाओं पर समान महत्व दिया जाना चाहिए। इस अभ्यास से छात्रों में स्थानांतरण की भावना पैदा होती है और उसमें सोचने की आदत डालती है कि वे स्कूल में जो सीखते हैं उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जोड़ते हैं। अवधारणाओं और ज्ञान का कौशल को प्रभावित अनुप्रयोगों के बीच संबंध हमेशा छात्रों को दिखाई नहीं देता है। एक पाठ पढ़ाने में शिक्षक को समानता पर जोर देकर न उन संबंधों को बनाने में छात्रों की सहायता करनी चाहिए।
छात्रों को वैचारिक मुद्दों की सूक्ष्म दृष्टि से जानने के लिए कि क्यों और कैसे सीखते हैं, यह आदत बन जानी चाहिए कि यह स्वाभाविक रूप से उन्हें आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को ज्ञान के लिए मनुष्य की शाश्वत खोज को हस्तांतरित करने वाले प्रेरक और प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। शिक्षक को शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न भूमिकाएं अर्थात प्रबंधक, सुविधादाता, परामर्शदाता, निर्माता और नेता आदि निभानी होती है। उसे एक कक्षा में सभी गतिविधियों का प्रबंधन करना होता है जो एक शिक्षार्थी इर्द गिर्द तैयार की जाती है, क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है। एक शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण अपने शिक्षण कौशल को प्रभावी ढंग से उपयोग करना है, क्योंकि उसका विषय वस्तु ज्ञान किसी काम का नहीं होगा यदि वह इसे व्यवस्थित और रुचिकर विधि से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो। अच्छे शिक्षक वह हैं जो उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके छात्रों को एक आनंदमय अधिगम का अनुभव प्रदान करने के लिए सिखा सकें। इसलिए एक शिक्षक को अति महत्वपूर्ण रूप से शिक्षण कौशल में निपुण होना चाहिए, जो उन्हें अपने संबंधित विषय को विषय वस्तु ज्ञान को प्रस्तुत करने में मदद करेगा। साथ ही शिक्षक का छात्रों के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए ताकि छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षकों के साथ साझा कर सकें और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने संदेहों को पूछ सकें। एक शिक्षक को अन्य गुण जैसे उसका अच्छा स्वास्थ्य, उसके कपड़े, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव आदि एक अच्छा शिक्षक होने के द्वितीय गुण हैं। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अधिगम की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष और वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। छात्र के अधिगम की गति या निष्पादन का स्तर शिक्षक की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। शिक्षक का उद्देश्य छात्र के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करना है। एक शिक्षक वह होता है जो एक अन्वेषक, क्रियात्मक, शोधकर्ता, योजनाकार, प्रबंधक, सामग्री प्रदाता, सुविधा प्रदाता, नेता, सह निर्माता आदि जैसे विविध भूमिकाओं को निभाता है। शिक्षक को पहली जिम्मेदारी छात्रों के प्रति होती है, इसलिए शिक्षण में सबसे बड़ी संतुष्टि का विषय बच्चों के विकास में योगदान की भावना है। शिक्षण के अभिलक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इसमें शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं अर्थात शिक्षण के स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर और शिक्षण का चिंतनशील स्तर। यह एक गत्यात्मक वातावरण में होता है जहाँ शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया लचीली होती है और शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार इसमें बदलाव होता है। यह शिक्षा अधिगम उद्देश्य और प्रशिक्षण से निकटता से संबंधित है। यह अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। यह एक कला के साथ चलकर के साथ साथ विज्ञान भी है। यह आत्म व्यवस्थापन की ओर अभिमुख है। यह प्रकृति में निरुपदी है अर्थात इसमें छात्र, शिक्षक और शामिल हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। एक शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएं। सुविधा प्रदाता। एक शिक्षक के छात्रों को सीखने में आसान बनने में मदद करने में मार्गदर्शन करने और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने सीखने की सुविधा को प्रदान करना है। शिक्षक ज्ञान और जानकारी देता है, छात्रों के स्तर को बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से उपयुक्त करता है ताकि वे नई जानकारी को सीख सकें और अवधारणा बना सकें। योजनाकर्ता। एक शिक्षक को पाठ, मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री और उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की योजना बनानी होगी और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। नेतृत्व के रूप में एक शिक्षक छात्रों को नेतृत्व करता है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखने के अनुभव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षक को कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण बनाना चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का समान अवसर मिले। इसलिए शिक्षक को तानाशाह नहीं, कक्षा में नेता होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजर, प्रबंधक। एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एक शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में आयोजित होने वाली गतिविधियों के प्रबंधन से अधिक संबंधित है। काउंसलर, परामर्शदाता। शिक्षक छात्रों को सलाह देता है। शिक्षक समस्या को महसूस करता है कि मैं मदद करता है, उसका समाधान करता है या छात्र अपने शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। सह निर्माता, कोर क्रिएटर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 शिक्षकों को ज्ञान के सह निर्माता के रूप में देखती है और कभी कभी इसे शिक्षार्थियों को ज्ञान भागीदार के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। एक प्रभावी शिक्षक की भूमिका। रोल ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। शिक्षक जो अपने विषय ज्ञान में दृढ़ता से निहित है, स्पष्ट प्रस्तुतियाँ देते हैं और छात्रों की कठिनाइयों को आसानी से पहचानते हैं, वे अपने छात्रों के प्रश्नों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। शिक्षक में छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि सीखने, व्यक्तिगत, सामाजिक कठिनाइयों आदि से संबंधित कठिनाइयाँ। प्रभावी होने वाले शिक्षकों को पता होना चाहिए कि इस ज्ञान को असाइनमेंट, परीक्षण, खेल, पाठ, प्रदर्शन आदि के उपयुक्त पाठ्यक्रम को कैसे बदलना है।
उसे आवेदन उन्मुख शिक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। संगठन छात्रों को इस बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाए जाने वाले अवधारणाओं और सामग्री को व्यवस्थित करने में परिलक्षित होता है। स्पष्ट प्रस्तुतियाँ और स्पष्टीकरण प्रदान करने वाले शिक्षकों ऐसे छात्र होते हैं जो अधिक सीखते हैं, अपने शिक्षकों को अधिक सकारात्मक रूप में देते हैं। वे शिक्षक स्पष्ट हैं और विशिष्ट और सटीक और स्पष्ट नहीं हैं। वे विचार की स्पष्टता और एक स्पष्ट दृष्टि रखते हैं, जो उनके शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। शिक्षक जो सौहार्द और मैत्रीपूर्ण है और सकारात्मक दृष्टिकोण अपने छात्रों में सीखने के लिए एक प्रेम पैदा करते हैं, ऐसे शिक्षकों को छात्रों के बढ़ते ध्यान, उपलब्धि, सीखने की इच्छा और सामग्री के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण के संबंध में अधिक प्रभावी माना जाता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार को ढालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवहार के इस आकार की योजना और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शिक्षण के लाभों को अधिकतम किया जाता है जब शिक्षक छात्रों के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करते हैं। सहभागी भूमिका, इंटरैक्टिव रोल। शिक्षकों की भूमिका को शिक्षार्थियों को उनके सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखने के लिए माना जाता है, न कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता के रूप में। शिक्षक सहायता को विकास के उपयुक्त अभ्यास के एक आवश्यक घटक के रूप में भी देखा जाता है। एक शिक्षक शिक्षार्थी, परामर्शदाता, प्रबंधक, मूल्यांकनकर्ता और नवप्रवर्तक के रूप में भी कार्य करता है। खेल के दौरान शिक्षक के हस्तक्षेप में समस्या समाधान, पूछताछ, अवांछित व्यवहार को पुनर्निर्देशित करने और बच्चों को खेलने के विषयों में लुभाने में सहायता करने से लेकर कई संभावनाएं हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सहभागी भूमिका मुख्य रूप से सार्थक सीखने के लिए सभी छात्रों को सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है। सहभागी होने के नाते एक शिक्षक को सभी बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करके और छात्र शिक्षक बातचीत के माध्यम से सीखने की सुविधाजनक बनाने के द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। एक शिक्षक को युवा अंकुरों को विकसित करने और खेलने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए धैर्य और दृढ़ता के साथ एक सहभागी भूमिका निभानी होगी। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव रोल, परिप्रेक्ष्य की भूमिका। भूमिका निर्वाह सिद्धांत सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है कि बच्चों में सामाजिक संज्ञान को सुविधाजनक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने की बढ़ती क्षमता है। एक क्षमता जो सामान्य संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप उभरती है। भूमिका निर्वाह की क्षमता भी किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक यानी मूड, भावनाओं और दृष्टिकोण से संबंधित पहलुओं को समझना शामिल है और अवधारणात्मक दृष्टिकोण से अलग है, जो किसी अन्य व्यक्ति के दृश्य दृष्टिकोण को पहचानने की क्षमता है। वातावरण परिप्रेक्ष्य भूमिका की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण पद्धति का उपयोग कर सकता है। दूसरों के दृष्टिकोण, भावनाओं और व्यवहार के बारे में बच्चों के विचारों पर सामाजिक संज्ञानात्मक अनुसंधान क्षेत्र में अनुसंधान के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। भूमिका निर्वाह सिद्धांत एक सैद्धांतिक आधार प्रदान कर सकता है जिस पर यह शोध अवलंबित हो सकता है और दिशा निर्देशित किया जा सकता है और कई अन्य सिद्धांतों और विषयों के संबंध और अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अ लर्नर, शिक्षार्थी की भूमिका। वह व्यक्ति जो अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल है उसे शिक्षार्थी के रूप में जाना जाता है। अधिगम दृढ़ता से शिक्षार्थी के विकास के संज्ञानात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत और शैक्षणिक स्तर निर्भर होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर कैन बी कैटेगराइज इनटू 4। शिक्षार्थी की विशेषताओं को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पर्सनल, दूसरा एकेडमिक, तीसरा सोशल एंड इमोशनल, नेक्स्ट है कॉग्निटिव। एक शिक्षार्थी एक ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक या भावनात्मक स्तरों के क्षेत्र में कुछ व्यवहारिक, सैद्धांतिक, कुशल गतिविधि सीखने के लिए उत्सुक है। सीखने वाला खुद को वरिष्ठों के मार्गदर्शक और पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखता है, लेकिन सीखने की जिज्ञासा और उत्साह सीखने का कारण होता है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स संज्ञानात्मक लक्षण और भावनात्मक लक्षण। शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक विशेषताओं को स्मृति, मानसिक दबाव, समस्याओं को हल करने, बौद्धिक कौशल याद रखने, व्यवस्थित करने और मस्तिष्क में जानकारी संग्रहित करने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इमोशनल भावनात्मक लक्षण क्या है? भावनात्मक विशेषताओं में स्व छवि, आत्म प्रभावकारिता और एजेंसी की भावनाएं, मनोदशा आदि शामिल हैं। संज्ञानात्मक विशेषताओं के उदाहरण चर्चा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, छात्रों को पता लगाने और समझने में मदद करना कि विचार कैसे जुड़े हैं, उनकी सोच को सही और स्पष्ट करें, समझ में सुधार, याद करने और प्रतिबिंब करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करना। भावनात्मक विशेषताओं के उदाहरण है समूह संरचना, समूहों में आत्म छवि, समूह के भीतर व्यक्ति का स्थान, समाज क्षमता और स्थिरता। नेक्स्ट है शैक्षणिक लक्षण और सामाजिक विशेषताएं। शैक्षणिक विशेषताओं में शिक्षा प्रकार, ज्ञान और शिक्षा स्तर शामिल है।
सामाजिक विशेषताएं समूह या व्यक्ति से संबंधित होती हैं। शैक्षणिक विशेषताओं के उदाहरण हैं जैसे सीखने के लक्ष्य, एक व्यक्ति या एक समूह के पूर्व ज्ञान, शैक्षिक प्रकार और शैक्षिक स्तर। सामाजिक विशेषताओं के उदाहरण हैं समूह संरचना, एक समूह के भीतर एक व्यक्ति का स्थान, रिश्तों के साथ सामाजिकता, भावनात्मक संतुलन। सामाजिक और भावनात्मक विशेषताओं को परस्पर जोड़ा जाता है जिसे पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की विशेषताएं और उनके विवरण निम्नानुसार हैं। अकादमिक विशेषताएं, शिक्षार्थी जरूरत पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का चयन करता है। सामाजिक विशेषताएं, शिक्षार्थी साथियों की टीम के एक सदस्य के रूप में काम करता है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, भावनात्मक विशेषताएं, शिक्षार्थी अपने वर्ग के सदस्यों की पसंद नापसंद में स्पष्ट व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान करना शुरू कर देता है। संज्ञानात्मक विशेषताएं, शिक्षार्थी प्रासंगिक संदेशों को सही ढंग से कूट लेखन और कूटवाचन करता है। शिक्षण विधियों के विकल्प, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना है। इस उद्देश्य के लिए एक शिक्षक ज्ञान को एक आनंददायक और दिलचस्प तरीके से संपादित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और तरीकों को तैयार करता है। इन तरीकों में से प्रत्येक दूसरों के लिए कुछ लाभ हैं। शिक्षण विधियों के दो प्रकार, केंद्रित विधियाँ, शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ। शिक्षक केंद्रित विधियाँ और शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ। शिक्षक सक्रिय है और अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करता है। शिक्षार्थी सक्रिय होता है और अधिगम गतिविधियों को शिक्षकों द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है। छात्र शिक्षकों अन्य स्रोतों से प्रेषित जानकारी प्राप्त करते हैं और उन्हें याद करते हैं। छात्र अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं और अधिगम कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सार्थक और ज्ञान का निर्माण करते हैं जिससे वैचारिक स्पष्टता प्राप्त होती है। प्रकृति में उपदेशात्मक है जिसके तहत अनुदेशक पाठ्यपुस्तकों, व्याख्यानों आदि पर आधारित होता है। परियोजनाएं, गतिविधियां समस्या समाधान और इस तरह से गहन अधिगम का कारण बनते हैं। कम स्वायत्तता और शिक्षार्थियों की कम व्यवस्था होती है इसमें वस्तुतः। शिक्षण के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार छात्रों के साथ शिक्षार्थियों की अधिक स्वायत्तता होती है। शिक्षण और अधिगम गतिविधियां प्रासंगिक नहीं हैं। अधिगम वास्तविक दुनिया में स्थित शिक्षण के रूप में प्रासंगिक है, इसलिए अधिगम की अधिक प्रासंगिकता है। महत्वपूर्ण सोच अधिगम के परिणाम है। अधिगम प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोच है। शिक्षार्थियों से किसी समस्या के मानक प्रतिक्रिया समाधान अपेक्षित हैं। एक समस्या के कई प्रशंसनीय समाधान शिक्षार्थियों से अपेक्षित हैं। वास्तविक कक्षा की स्थिति में या सेवा शिक्षक की विधि में शिक्षण विधियाँ। पहला है आगमनात्मक तरीके। अंदाजा लगाने की कोशिश करो, हम कैसे जानते हैं कि काले बादल बारिश लाते हैं। आगमनात्मक विधि में हम कई उदाहरणों या अवलोकन करने के बाद अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं और एक सामान्य सूत्र बनाते हैं। अमूर्त सोच या ज्ञात सोच में ठोस जाकर सीखने का यह सबसे स्वाभाविक तरीका है। दूसरा है डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि। इस विधि में एक शिक्षार्थी पहले समान सूत्र सीखता है और फिर उसे विभिन्न सापेक्ष विशेष उदाहरणों पर लागू करता है। यह शिक्षार्थी के समय और ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। यह बातचीत के साथ सीखने की सबसे प्राकृतिक तरीकों में से एक है। एक बच्चा जिज्ञासा से भरा होता है। बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत सारे सवाल पूछता है। एक शिक्षक उत्तर नहीं देता है, लेकिन एक प्रश्न इस तरह से पूछता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढता है। एक शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न शिक्षार्थी के लिए मार्गदर्शन होता है। इसी तरह एक शिक्षार्थी द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न एक शिक्षक के लिए मार्गदर्शन होता है। चौथा है समस्या समाधान विधि। जब एक शिक्षक एक बच्चे को एक वास्तविक समस्या देता है और बच्चे को स्वतंत्र रूप से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है तो शिक्षक की भूमिका गायब हो जाती है और शिक्षार्थी स्थिति का सक्रिय या स्वतंत्र नियंत्रक बन जाता है। यह समस्या सरल होती है, इस समस्या समाधान विधि कहते हैं, और यदि समस्या जटिल और बड़ी है तो यह शिक्षार्थी के लिए परियोजना बन जाती है। नेक्स्ट है परियोजना विधि। 20वीं सदी की शुरुआत में विलियम हड किलपैट्रिक ने परियोजना पद्धति का शिक्षक के दर्शन के विकसित किया। उनका उपकरण बाल केंद्रित है और प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है। किलपैट्रिक ने अपनी पद्धति के लिए परियोजनाओं के 4 वर्ग तैयार किए: निर्माण जैसे नाटक लिखना, आनंद जैसे संगीत कार्यक्रम का अनुभव करना, और समस्या समाधान के लिए गरीबी जैसी जटिल सामाजिक समस्या पर चर्चा करना, और विशिष्ट शिक्षा कौशल सीखना जैसे तैरना। नेक्स्ट है चर्चा विधि। इस विधि में छात्रों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों या समस्याओं पर लाए गए विचार शिक्षक प्रेरित करने और निर्णित करने के लिए ओपन एंडेड प्रश्न और निर्देशक प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि। यदि कोई सीखने का कार्य जोखिम भरा या सीखने के लिए जटिल है तो शिक्षक प्रत्येक चरण को प्रदर्शित करता है और समझता है और छात्रों के संदेह को दूर करता है यदि कोई हो। नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप या भ्रमण छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने और प्रत्यक्ष डाटा एकत्र करने की एक यात्रा है। 9वां है ह्यूरिस्टिक अनुमानी या खोज विधि।
ह्यूरिस्टिक शब्द आर्मस्ट्रांग को संदर्भित करता है, जो इस रणनीति के प्रतिपादक थे। पोलियन और डनकर ने इसे समस्या समाधान कहा। यह परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तार्किक और कल्पनाशील सोच उनकी प्रकार की शिक्षण रणनीतियाँ के लिए अनुलाभ है। नेक्स्ट है खेल विधि। फ्रोबेल के अनुसार बच्चे विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवेश का पता लगाते हैं और उसे समझते हैं। उनके अनुसार विद्यालय बच्चों के लिए खेल के मैदान की तरह होनी चाहिए। उन्होंने इसका नाम बालवाड़ी रखा। मॉन्टेसरी विधि। यह विधि गतिविधि और सहयोगी खेल पर स्वशिक्षण हाथ पर आधारित है। एक शिक्षक उपयुक्त गतिविधियों और बच्चों को प्रदान करता है। डाल्टन मेथड। डाल्टन विधि अमेरिका शिक्षण हेलेन पार्कस्ट ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में डाल्टन योजना के तत्कालीन वर्तमान शैक्षणिक और तत्कालीन समान तरीके से कक्षा प्रबंधन में सुधार करने के लिए विकसित किया था। वह शिक्षक केंद्रित लॉक स्टेप शिक्षण को तोड़ना चाहती थी। अपने पहले प्रयोग के दौरान जिसे उन्होंने 1904 में एक युवा शिक्षक के रूप में एक छोटे प्राथमिक विद्यालय में लागू किया, उन्होंने देखा कि जब छात्रों को आत्मनिर्देशन और आत्मगति की स्वतंत्रता दी जाती है और एक दूसरे की मदद करने के लिए उनकी प्रेरणा काफ़ी बढ़ जाती है और वे कुछ सीखते हैं और ज़्यादा। 1921-22 में पार्कस ने द टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट और अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑन द डाल्टन प्लान में प्रकाशित लेखों का एक श्रृंखला में डाल्टन योजना के सिद्धांत की व्याख्या की। 13वां है स्रोत विधि। स्रोत विधि एक गतिविधि उन्मुख विधि है। यह आमतौर पर सामाजिक अध्ययन विषय में भी प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर स्रोतों का मतलब एक व्यक्ति, किताबें या दस्तावेज या चित्र या वास्तविक वस्तुएं होती हैं जो सीखने के लिए जानकारी प्रदान कर सकती हैं। यह वास्तविक स्रोतों से सीधे सीख रहा है। इस विधि में 3 प्रकार के स्रोत होते हैं: भौतिक संसाधन, मूर्तियाँ, मशीनें, हथियार आदि; मौखिक संसाधन, गीत, लोक कथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज आदि; लिखित और मुद्रित संसाधन, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, पत्र आदि। रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन मेथड। अध्ययन और चर्चा के लिए एक विशेष स्थिति प्रस्तुत करने के लिए भूमिका निभाना। सामाजिक नाटक या रचनात्मक नाटकों का उपयोग किया जाता है। कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, यह पूर्वाभ्यास नहीं किया जाता है, बोलने वाले भागों को याद नहीं किया जाता है और न्यूनतम गुणों का उपयोग किया जाता है। रोल प्ले स्थिति को वास्तविक जीवन से कक्षा में लाने का एक तरीका है। दूसरों शब्दों में से एक भूमिका वे अलग व्यक्ति के होने का दिखावा करते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें वे भूमिका और स्थिति दोनों के कुछ अलग करने को दिखावा करते हैं। रोल प्ले में छात्र सुधार करते हैं कि स्थिति निश्चित है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे ठीक ठाक बना लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, विचार मंथन विधि। विचार मंथन एक समूह सृजनात्मक तकनीक है जिसके द्वारा एक विशेष समस्या के लिए एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। 1953 की पुस्तक अप्लाइड इमेजिनेशन में एलेक्स फैक्नी ओसबोर्न द्वारा इस शब्द को लोकप्रिय बनाया गया था। 16वां है गतिविधि विधि। गतिविधि आधारित शिक्षा की शुरुआत 1944 विश्व युद्ध के आसपास एक ब्रिटिश व्यक्ति डेविड हॉसबर्ग ने की थी। गतिविधि पद्धति एक शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक है जो गतिविधि के माध्यम से शिक्षण को अपनी पद्धति पर जोर देती है, जिसमें छात्र कड़ी मेहनत से भाग लेते हैं और कुशल सीखने के अनुभव लाते हैं। यह एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का वातावरण। कक्षा वातावरण उन महत्वपूर्ण कारकों में से है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उत्तरदायी है और अधिगम के लिए आधिपत्य के लिए उत्तरदायी है। कक्षा का वातावरण अधिगम और अवधारणा के प्रति छात्र और रुचि की जिज्ञासा को तय करता है। कक्षा का वातावरण होना चाहिए उच्च छात्र सहभागिता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। सहभागी एवं सहयोगी होना चाहिए। शिक्षार्थी यह भी जानते हैं कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से महत्व दिया जाता है। छात्रों को अन्वेषण करने और सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार महत्व दिया जाता है, न कि उनके रूप, व्यक्तित्व और उपलब्धियों के अनुसार महत्व दिया जाता है। केवल उत्पाद की तुलना में पूरी प्रक्रिया को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। सुगम एवं मुक्त होना चाहिए। प्रभावी कक्षा की विशेषताएं। छात्र संलग्नता। एक अच्छी तरह से प्रबंधित कक्षा छात्रों को हर समय अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखेगी। छात्र अधिगम प्रक्रिया में शामिल होते हैं जो छात्रों में उच्च स्तर के सोच कौशल विकास को बढ़ावा देने में सहायता करता है। सृजनात्मक रूप से शिक्षण अर्थात रुचिकर पाठ और गतिविधियां छात्र जुड़ाव की एक प्रमुख कारक हो सकती हैं। नेक्स्ट है स्पष्ट अपेक्षाएं। एक अच्छी तरह से प्रबंधित कक्षा में कक्षा के उद्देश्यों जैसी अपेक्षाएं होती हैं, स्पष्ट होती हैं। छात्र उस सामग्री को जानते हैं जिस पर उनका परिनिरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न दत्तकार के लिए शिक्षक की अपेक्षाएं जिन पर उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि छात्र कक्षा के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट है।
प्रत्येक पाठ की शुरुआत में बोर्ड पर दैनिक कार्यों को लिखा जाना चाहिए। साथ ही किसी भी परीक्षा की तारीखों ऐसी जगह पर लिखी जानी चाहिए जिसे छात्र नियमित रूप से देख सकें। नेक्स्ट है प्रभावी समय प्रबंधन। छात्रों को पता है कि कक्षा में कौन सा क्षेत्र उनके लिए सुलभ है। साथ ही साथ कक्षा में सामग्री कहाँ रखी गई है। सकारात्मक वातावरण। सकारात्मक कक्षा वातावरण एक अच्छी तरह से प्रबंधित कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है। छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछने में सहज होते हैं और एक जीवंत छात्र शिक्षक संपर्क पाया जाता है। एक अच्छा कार्य प्रवाह और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कक्षा का वातावरण भी तनाव मुक्त होना चाहिए। सहयोगात्मक और सहकारी वातावरण छात्रों को मिश्रित क्षमताओं को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है दृढ़ अनुशासन। छात्रों के पास स्पष्ट और दृढ़ दिशा निर्देश होने चाहिए जिन पर कक्षा में अनुशासित रहने और एक कुशल कार्य प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार की अनुमति प्राप्त हो। छात्रों को कक्षा में उन्हें और दूसरों को प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए उपयुक्त व्यवहार और अच्छे काम के लिए सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाना चाहिए और प्रशंसा भी की जानी चाहिए। कक्षा के वातावरण के प्रकार। कक्षा 4 प्रकार होते हैं। पहला है दुष्क्रिया। शिक्षक और छात्र नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं। महसूस करना असहज है। शैक्षणिक कार्य को बनाए रखना मुश्किल है। पर्याप्त कुछ शैक्षणिक कार्य को पूरा करने के लिए बुनियादी स्तर का क्रम, फिर भी तनाव रुकावट आम। तीसरा है व्यवस्थित नियंत्रित। आसानी से चलाएं। अत्यधिक प्रबंधित। दिनचर्या कड़ी होती है। निर्देशात्मक रणनीतियों की सीमित सीमा। चौथा है व्यवस्थित लचीला। आसानी से चलाएं, ढीले नहीं। संरचनाओं द्वारा विशेषता। निर्देशात्मक रणनीतियों और कक्षा दिनचर्या की विशेष श्रृंखला। एक इफेक्टिव क्लासरूम। एक प्रभावी कक्षा एक ऐसी कक्षा है जहां छात्र सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और साथ ही शिक्षक के साथ बातचीत कर रहे हैं और पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित कक्षा जहां छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में बैठते हैं, यह एक प्रभावी कक्षा वातावरण का संकेत नहीं देता है। एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार जीवन छात्र शिक्षक बातचीत है, क्योंकि शिक्षक जीवंत महसूस करती है और एक ऐसा वातावरण जिसमें छात्र सीख सकते हैं केवल वही बनाया जा सकता है जहां छात्र हमेशा सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। शिक्षक को न केवल छात्रों के मन में पाठ चर्चा को संचालित करने पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उन शंकाओं को भी देखना चाहिए जो छात्र शिक्षक से पूछते हैं। प्रभावी अधिगम तभी होता है जब शिक्षक और छात्र दोनों पक्षों की ओर से बातचीत होती है। यदि छात्रों को शिक्षक के साथ अंतरक्रिया करने और अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए उचित अवसर और स्वतंत्रता दी जाए तो छात्रों को एक युवा खोजकर्ता बनाया जा सकता है। चूंकि वातावरण को मस्तिष्क बहुत छोटा होता है, इसलिए उन्हें कई संदेह होते हैं और यदि शिक्षक के साथ उनकी बातचीत प्रतिबंधित है और उनके मन में संदेह बना रहता है तो वे विषय के बारे में रुचि और जिज्ञासा खो सकते हैं। कक्षा के वातावरण को उच्च छात्र संलग्नता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सहयोगी और सहभागी होनी चाहिए। छात्रों को खोजने और सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। केवल उत्पाद की तुलना में पूरी प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अनुशासन, शक्ति आदि की समझ। स्कूल अनुशासन। स्कूल के भीतर अनुशासन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य करता है कि शिक्षण हो सके। इसके भीतर स्कूल समाज के व्यक्ति और सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अनुशासन को आचार संहिता के रूप में माना जाता है जो शिक्षक और छात्र दोनों के आपसी सम्मान के रिश्ते में बांधता है, न कि नियम तोड़ने के मामले में। अधिकांश स्कूलों में आचार संहिता के रूप में कार्य करने वाले नियमों का एक समूह विद्यार्थियों के अनुरूप तैयार किया जाता है। इस तरह के नियम यथा संभव कम होने चाहिए और उचित होने चाहिए। स्कूल के नियम बनाने में विद्यार्थियों को शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल अनुशासन के मुख्य उद्देश्य। सुचारू रूप से चलने वाली कक्षाओं के लिए छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए जो तुलनात्मक रूप से शिथिल लेकिन ढीले नई संरचना को प्रकट करते हैं। इन कक्षाओं में शिक्षक कई प्रकार की दिनचर्या और निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हैं और छात्रों को सामग्री का अर्थ बनाने पर जोर दिया जाता है। छात्र बिना किसी संकोच के या शिक्षक के डर के बिना से कक्षा में अपने विचार खोलकर व्यक्त कर सकते हैं। छात्रों को सुरक्षित, आकर्षक और क्रियाशील महसूस करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कक्षा आय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और छात्र किस प्रकार की कक्षा गतिविधियां करेंगे आदि। कक्षा का वातावरण कक्षा के बारे में कुछ अच्छा बताता है कि समान नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को सक्रिय, अनुशासित, सतर्क, सहभागी रखने के लिए शिक्षक उत्तरदायी होते हैं। इन सब के लिए शिक्षक को छात्रों को प्रेरित रखना होता है ताकि वे स्व अनुशासित रहें और कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से प्रदर्शन करें। एक व्यापक अर्थ में अनुशासन मुख्य रूप से आत्म अनुशासन को दर्शाता है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक छात्र को अपने स्वयं के उद्देश्यों या दूसरों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने व्यवहार को विनियमित करने के लिए आता है।
नेक्स्ट है विद्यालयों में अनुशासन का प्रबंधन। विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को उनके व्यवहार के लिए उत्तरदायी महसूस कराना आवश्यक है। अनुशासनहीन बच्चा अपने व्यवहार में विलंब, शोर शराबा, अनादर, अवज्ञा, उदासीनता और छल आदि को दर्शा सकता है। शिक्षक बच्चों के व्यवहार को आसानी से देख सकते हैं और कक्षा के अनुशासनहीन छात्रों को पहचान कर सकते हैं। कक्षा के अनुशासनहीन छात्रों की पहचान करने के बाद शिक्षक को उनकी अनुशासनहीनता के कारण ज्ञात करना होता है और छात्रों को उत्पादक गतिविधियों में शामिल करके इसे दूर करने का प्रयास करना होता है। जो छात्र किसी गतिविधि में शामिल नहीं होता वह कक्षा को अशांत कर सकता है। अतः शिक्षक को कक्षा से अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए सभी छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। अनुशासनहीनता कक्षा में प्रतिकूल शारीरिक स्थितियों जैसे शैक्षणिक विफलता के कारण हो सकती है और अनुशासनहीनता के कुछ शिक्षक जनित कारण खराब शिक्षण, अशिष्ट व्यवहार, भेदभावपूर्ण व्यवहार और छात्रों की समस्याओं के प्रति उदासीनता है। कक्षा अनुशासन को अवांछित व्यवहारों को सही करने के लिए दंड का उपयोग करके नियमों या मानदंडों का पालन करने के लिए दूसरों को सिखाने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जाता है। कक्षा में एक शिक्षक अनुशासन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि दिनचर्या बनी रहे, विद्यालय के नियम लागू हों और छात्र सुरक्षित अधिगम के परिवेश में हों। जबकि अनुशासन शब्द नकारात्मक लगता है, अनुशासन का उपयोग करने का लक्ष्य छात्रों के व्यक्तिगत और शैक्षणिक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए छात्रों की सीमाओं और प्रतिबंधों को सिखाना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए कक्षा प्रबंधन। शिक्षकों के पास कक्षा के नियम होने चाहिए। उपेक्षाओं की एक सूची होना महत्वपूर्ण है, जैसे कि कक्षा के नियम या तो एक दीवार पर या एक पाठ्यक्रम में पोस्ट किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को यह समझना है कि उनसे क्या अपेक्षित है। दैनिक दिनचर्या भी महत्वपूर्ण है। नियमित छात्रों को प्रत्येक दिन के लिए प्रतिबद्ध करना अच्छे व्यवहार, जिम्मेदार और सर्वोत्तम अभ्यास को सुदृढ़ करने में मदद करने की एक अच्छी विधि है। आयु के स्तर के आधार पर यह कुछ अलग रूप से दिख सकता है। अधिकांश समय विद्यार्थी बोरियत, वियोग या ध्यान आकर्षित करने के कारण बुरी तरह से कार्य करते हैं। हालांकि यह कठिन है कि कोशिश कीजिए कि अपराधी को अपना अधिक ध्यान न दें। अपराधी के साथ उचित रूप से और आचार संहिता के अनुसार व्यवहार करें। अच्छा कक्षा अनुशासन उन पाठों के साथ चलता है जो आपके विद्यालयों की रुचियों को ग्रहण करते हैं। अपने छात्रों और उनकी रुचियों को जानिए ताकि आप पता लगा सकें कि उनके लिए ऐसा असंभव आकर्षक बनाने के लिए तैयार कर सकें। एक बार जब एक शिष्य को अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है तो वे बुरे व्यवहार पर ध्यान देने का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी छात्र स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं होता और यह महत्वपूर्ण है कि आपके छात्र प्रत्येक दिन नए दृष्टिकोण के साथ विद्यालय आएँ। अपने विद्यार्थियों को यह स्पष्ट कीजिए कि आप रूपक प्लेट किस प्रतिदिन साफ करते हैं और प्रत्येक दिन किसी को एक नया मौका मिलता है। निष्कर्ष, एक अच्छी तरह से अनुशासित कक्षा का अर्थ एक अधिक सकारात्मक अधिगम में प्रवेश है। अनुशासन के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। यदि छात्र लगातार शिक्षक को बाधित करते हैं तो कक्षा के अन्य लोग प्रभावित होते हैं। यदि कोई छात्र नियमों का पालन नहीं करता है और कक्षा कार्य या गृह कार्य पूर्ण नहीं करता है तो वह छात्र मूल्यवान अधिगम के अवसरों से चूक रहा है। अनुशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र अपनी शिक्षा से सबसे अधिक प्राप्त करे। अनुशासन लाने के लिए कक्षा नियम बनाना अच्छा है, लेकिन सभी छात्र उनका उचित रूप से पालन कर रहे हैं और इसकी निगरानी शिक्षक द्वारा की जानी चाहिए। अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करने से छात्रों के नियमों का पालन करने और ठीक से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन सभी अपने व्यवहार में अच्छे नहीं होते हैं। अतः कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों के व्यवहार पर लगातार नजर रखी जाए और कक्षा में नियमों का पालन किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उनके लिए निहितार्थ। कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना, स्कूल में सीखने की जगह बनाना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार को संशोधित या परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार अधिगम प्रतिक्रिया क्षमता में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो प्रबलित अभ्यास के कार्य के रूप में होता है। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। मनोवैज्ञानिक कारक अधिगम की प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों के लिए विशिष्ट होते हैं। इन कारकों के बारे में गहन ज्ञान और समझ बच्चों के बीच शिक्षा प्रदान करने और मार्गदर्शन करने में शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बहुत आवश्यक है। बुद्धि, इस सामान्य क्षमता में कई विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, जिसमें एक नए परिवेश में अनुकूलनशीलता या वर्तमान परिवेश में परिवर्तन, ज्ञान की क्षमता और इसे प्राप्त करने की क्षमता, तर्क और विचार के लिए क्षमता और रिश्तों को समझने की क्षमता, मूल्यांकन और आकलन, मूल और उत्पादक विचार की क्षमता शामिल होती है। अभिप्रेरणा,
को एक ऐसी चीज़ के रूप में माना जा सकता है जो किसी व्यक्ति को कुछ विशिष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी विशेष समय में कार्य करने या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, मजबूर करती है और सक्रिय करती है। प्रेरणा को औपचारिक रूप से एक आंतरिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवहार को तेजित करता है, निर्देशित करता है और बनाए रखता है। अधिगम की तत्परता के लिए परिपक्वता, दूसरे शब्दों में किसी विशेष कौशल या कार्य को सीखने के लिए एक सीखने वाले को पर्याप्त परिपक्व होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट कौशल या आसानी और दक्षता के साथ एक अवधारणा अधिगम का एक इष्टतम या सबसे उपयुक्त समय होता है। भावनाएं भावनाएं वह है जो हमारे जीवन को रंग देती हैं और हमें जीवन के सभी दुखों और दुखों का अनुभव करने के देती हैं। यदि किसी व्यक्ति में कोई भावनाएं नहीं है तो वह अपने जीवन को समान तरीके से जीने के मामले में अपंग हो जाता है। देख रुचियां सैद्धांतिक रूप से एक रुचि को व्यक्ति की कुछ अंतर्निहित जरूरतों से उपजी या अधिग्रहित मकसद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उसे उसकी आंतरिक जरूरत संरचना को बनाए रखने या संतुष्ट करने के लिए उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण। हमारे पास कई पसंद और नापसंद और विश्वास और राय हैं जो हमें कुछ तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए हम सोच सकते हैं कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का अध्ययन बहुत कठिन है। ये पूर्वकल्पित विचार और धारणाएं हैं जो हमारे मानस में मौजूद हैं और जिन्हें हमारे दृष्टिकोण के रूप में कहा जा सकता है। स्वसल संकल्पना यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति खुद के बारे में क्या महसूस करता है, खुद को और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन और हासिल करने के लिए। अधिगम शैलियाँ, हर व्यक्ति के अधिगम की स्थिति के लिए अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। इन्हें लर्निंग स्टाइल या अधिगम प्राथमिकताएं कहा जाता है। अधिगम की शैली के सिद्धांत पहचानने की वह है कि व्यक्ति अलग अलग तरीकों से सीखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की सीखने के लिए अनूठी शैली होती है। विषय वस्तु पर शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक जो अपने विषय ज्ञान में दृढ़ता से निहित है, स्पष्ट प्रस्तुतियां करते हैं और छात्रों की कठिनाइयों को आसानी से पहचानते हैं, वह आवेदन उन्मुख शिक्षण भी करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक द्वारा इस तरह के सत्तावादी, लोकतांत्रिक, परोपकारी या उदासीनता के संदर्भ में अपनाई जाने वाली नेतृत्व शैली बहुत प्रभावित करती है कि छात्र सीखने के कार्यों को कैसे प्रतिक्रिया देंगे और खुद को शामिल करेंगे। शिक्षक अपने छात्रों के साथ जो संबंध रखते हैं वह कक्षा के स्वर और जलवायु को भी निर्धारित करता है। मूल्यांकन संबंधी टिप्पणियाँ जो शिक्षक या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से करते हैं छात्रों को अधिगम पर बहुत असर डालते हैं। उनके पास प्रेरित और प्रोत्साहित करने और दबाने और हतोत्साहित करने की शक्ति है। उपेक्षाओं के अलावा शिक्षकों में से संबंधित कई अन्य विशेषताएं हैं जो उनके शिक्षार्थियों और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इनमें से महत्वपूर्ण प्रतिरूपण, उत्साह, देखभाल और सकारात्मक उम्मीदें हैं। अनुसंधान इंगित करता है कि शिक्षक जो वर्तमान उत्साहपूर्वक जानकारी प्रस्तुत करते हैं शिक्षार्थियों की आत्म प्रभावकारिता, प्रयास और क्षमता, आत्मविश्वास और उपलब्धि के गुण को बढ़ाते हैं। एक शिक्षक को देखभाल करने वाला रवैया और वह कैसे संचार करती है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है। देखभाल एक शिक्षक द्वारा अपने शिक्षार्थियों के संरक्षण और विकास पर जोर देने और निवेश करने की क्षमता को संदर्भित करता है। शिक्षार्थी संबंधित परिपक्वता, सीखने के लिए तत्परता, प्रेरणा, स्वाधारणा, लक्ष्य। शिक्षक संबंधित शिक्षक का व्यक्तित्व, विषय वस्तु पर महारत, संचार, शिक्षक की नेतृत्व शैली, शिक्षार्थियों के साथ शिक्षक के पारस्परिक संबंध, शिक्षण शैली। टास्क रिलेटेड, कार्य संबंधित, उपयोग की गई विधियाँ, कार्य की प्रकृति, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया, अनुशासन की संरचना। पर्यावरण संबंधित, कक्षा की सामाजिक भावनात्मक वातावरण, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता, सामग्री की प्रकृति या सीखने का अनुभव कक्षा से संबंधित कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो धन्यवाद। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो लगभग मैंने आधा से ज़्यादा इसको कंप्लीट करा दिया है। तो फिर इसका दूसरा पार्ट लेके हम आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, इसी चैप्टर का पार्ट 2। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पहला यूनिट कंप्लीट हो गया है, घटना चक्र की बुक भी कंप्लीट हो चुकी है जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो धन्यवाद।